वेलकम टू सीडीएस जुगाड़ से। मैं हूं आपका इंग्लिश मेंटर पीयूष और हम डिस्कस कर रहे हैं 2020 अप्रैल का सेट ए, जिसमें हमने ऑलरेडी 50 क्वेश्चंस कर लिए हैं। ढेर सारे पैसेजेस किए थे, उसके बाद स्पॉटिंग एरर्स आए, फिर ऑर्डरिंग ऑफ सेंटेंसेस आए, सिनोनिम्स एंटोनिम्स आए, बहुत सारे टाइप के क्वेश्चंस हमने डिस्कस कर लिए थे। आज के सेशन में हम शुरुआत करने वाले हैं फिल इन द ब्लैंक्स के हिसाब से। सो क्वेश्चन नंबर 51 से आपको फिल इन द ब्लैंक्स मिलते हैं, जिसके डायरेक्शंस पढ़ेंगे, उसके बाद शुरुआत करेंगे इन क्वेश्चंस की। तो सबसे पहले डायरेक्शंस को देख लेते हैं। Each of the following sentences in this section has a blank space and 4 words or group of words are given after the sentence. Select the most appropriate word or group of words for the blank space and indicate your response on the answer sheet accordingly. करना क्या है, एक स्टेटमेंट दिया हुआ है, इसके लिए ब्लैंक स्पेस है। आपको इस ब्लैंक स्पेस में इन चारों में से एक ऑप्शन सेलेक्ट करना है जो करेक्टली यहां पे फिट हो जाएगा। सो हम कैसे करते हैं इसको, यहां पे किस चीज की रिक्वायरमेंट है। जैसे मान लीजिए यहां पे फ्रेजल वर्ब्स दिए हैं, कॉल्ड ऑन, कॉल्ड, कॉलिंग फॉर या कॉल ऑफ। इसमें से जिस भी वर्ड की रिक्वायरमेंट होती है वही वाला फ्रेजल वर्ब हम यहां पे सेलेक्ट कर लेते हैं। तो चलिए पहले स्टेटमेंट को पढ़ के देखते हैं कि क्या कह रहा है ये। ऑन हिज वे टू द कैपिटल द मिनिस्टर डैश द एमिनेंट सोशल वर्कर एट हिज रेजिडेंट। क्या हो जाएगा, ऑन हिज वे टू द कैपिटल द मिनिस्टर डैश द एमिनेंट सोशल वर्कर एट हिज रेजिडेंस। देखो कॉल्ड तो नहीं कर सकते हैं, कॉलिंग फॉर का मतलब होता है कोई आपको पुकार रहा हो कि आप यहां पे विजिट करो, तो विजिट कॉन्टेक्स्ट में ये बाहर हो जाएगा। कॉल ऑफ का मतलब होता है कोई चीज कैंसिल कर देना या पोस्टपोन करने को भी कॉल ऑफ कभी कभी कहते हैं। क्या हो जाएगा, कॉल्ड ऑन। ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएंगे एंड अल्टीमेटली इट वुड बी ऑप्शन ए एज द करेक्ट चॉइस। देखो आसान क्वेश्चंस होते हैं, अगर कॉन्टेक्स्ट समझ आ गया है तो फटाफट आप इनके आंसर्स कर लोगे। ठीक है बेटा, तो 51 वुड गो विद ऑप्शन नंबर ए। 52 देखिए, द फायर ब्रिगेड फॉट फॉर 4 hours टू डैश द फायर इन द बिल्डिंग। अब यहां पे हमको आग बुझानी है या कंट्रोल करनी है, इस कॉन्टेक्स्ट में एक फ्रेजल वर्ब चाहिए होगा। तो क्या होता है, द फायर ब्रिगेड फॉट फॉर 4 hours टू डैश द फायर इन द बिल्डिंग। देखो पुट इन होगा तो ऑब्वियसली एफर्ट्स लगाने की बात हो जाएगी। अब आग लगाना तो नहीं है, बुझाना है, सो इट इज पुट आउट। पुट ऑन का मतलब होता है कोई चीज पहन लेना, है ना। पुट ऑफ का मतलब होता है निकाल देना। सो अल्टीमेटली हमें क्या चाहिए, आग बुझाने की बात, उसको हम बोलते हैं पुट आउट। कोई भी चीज को बुझा देना, जैसे आग लगी उसको बुझा दिया, दैट इज पुट आउट। पुट इन का मतलब होता है कोई भी चीज कर देना, है ना। जैसे मान लो आप एफर्ट्स को पुट इन करते हो, इसका मतलब एफर्ट्स आप लगा रहे हो, तो आग लगाना नहीं, आग बुझाना है। सो ऑप्शन नंबर बी के साथ 52 वाला चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर पे आएंगे। एक्सक्यूज मी, क्वेश्चन नंबर 53 देखिए क्या कह रहा है। रवि हैज प्रूव्ड दैट he can dash on his promise by winning the match. Ravi has proved that he can dash on his promise. अब वो क्या कर सकता है, अपना प्रॉमिस कैरी कर सकता है, अपना प्रॉमिस पे खरा उतर सकता है। तो यहां पे कहा जा रहा है कि जो भी प्रॉमिस उसने किया था रवि ने उसको पूरा कर दिया है। अब इस कॉन्टेक्स्ट में कौन सा वर्ड ले सकते हैं, देखो यहां पे कैरी थ्रू, कैरी आउट। कैरी आउट का मतलब होता है कोई भी चीज को लेके चलना, है ना। तो ये कैरी आउट खराब हो जाएगा, कैरी यहां पे करेंगे तो मतलब नहीं बन पाएगा। कैरी ऑन इस प्रॉमिस का मतलब होता है कोई भी चीज को जारी रखना, तो ये गड़बड़ हो जाएगा। अब ये कैरी ऑफ का मतलब होता है उतार देना या फिर हटा देना। जैसे मान लो मैं ये पेन कैरी कर रहा हूं, इफ आई कैरी इट ऑफ, तो ये चीज मैंने रख दी है। लेकिन यहां पे अगर हम कैरी थ्रू लगाएंगे, इसका मतलब है उस चीज को जारी रखना या फिर उस चीज पे खरा उतरना। सो आई नीड खरा उतरना वाले कॉन्टेक्स्ट में एक खरा उतरना, जिसके लिए हमारे पास क्या वर्ड है बेटा, हमारे पास वर्ड है कैरी थ्रू। सो रवि हैज प्रूव्ड दैट ही कैन कैरी थ्रू ऑन हिज प्रॉमिस बाय विनिंग द मैच। तो ए ऑप्शन के साथ हमें जाना पड़ेगा। चलिए नेक्स्ट 54th नंबर क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 54th कह रहा है, इट इज बेस्ट टू डैश पॉलिटिक्स व्हेन इन द क्लासरूम। अब अच्छी सबसे बात यह होती है कि हम पॉलिटिक्स को जब हम क्लासरूम में आए तो पॉलिटिक्स से दूर रहें या फिर पॉलिटिक्स को बाहर ही छोड़ के आए, ऐसा कुछ कहने का मतलब है। इट इज कीप आउट मतलब दूर रखें, ठीक है। तो कोई ऐसी चीज नहीं है जिसको आप दूर रख सकते हो। यहां पे दूर रखने का मतलब है क्लास में इंक्लूड या इन्वॉल्व नहीं करें। सो कीप आउट का मतलब होता है लिटरली कोई चीज दूर रखना। अगर मान लो ये पेन को मैं दूर रखूं कि कोई इस तक ना पहुंच पाए, सो आई एम कीपिंग आउट ऑफ रीच ऑफ स्टूडेंट्स या चिल्ड्रन, ठीक है। कीप ऑन का मतलब तो हो गया जारी रखना, तो ये तो गड़बड़ हो गया।
कीप ऑफ है एंड देन वी हैव कीपिंग। देखो कीपिंग का मतलब तो वही हो गया कि साथ में रखना है, लेकिन यहां पे कहता है इट इज बेस्ट टू डैश पॉलिटिक्स व्हेन इन द क्लासरूम। क्लासरूम में आने के पहले पॉलिटिक्स को वहीं पे ही खत्म करके आओ, क्लासरूम तक वो चीज नहीं लेके आओ, ये बात हो रही है। सो इट वुड बी कीप ऑफ, है ना बेटा, मतलब दूर रखना है, कीप ऑफ मतलब दूर रखना है। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएंगे। चलो 55th पे बात करते हैं। इट शोज दैट शी हैज डैश मेनी इयर्स ऑफ सर्विस। अब यहां पे क्या आएगा, इट शोज दैट शी हैज डैश मेनी इयर्स ऑफ सर्विस। अब कहने का कॉन्टेक्स्ट ये निकल रहा है कि उन्होंने बहुत साल तक सर्विस की है, ठीक है, या अपना योगदान दिया है सर्विस में। यहां पे योगदान देने जैसा कोई कॉन्टेक्स्ट हमें चाहिए, योगदान देना, ठीक है। अब योगदान देने के कॉन्टेक्स्ट में क्या क्या आ सकता है, पुट इन है, पुट आउट तो बाहर हो जाएगा और उल्टा दिखने लगा। पुट सिर्फ नहीं आएगा क्योंकि पुट मैनी का मतलब होता है बहुत सारी चीजें रख देना सामने, ठीक है, लेकिन यहां पे योगदान देने का मतलब है अपने काम से योगदान दिया है। सो सी वाला भी बाहर हो रहा है। पुट ऑन का मतलब पहन लेना होता है, सो ये भी बाहर हो गया। क्या आ रहा है, पुट इन, इसका मतलब क्या होता है, योगदान देना या इनपुट देना। सो इट शोज दैट शी हैज पुट इन मेनी इयर्स ऑफ सर्विस। बहुत कॉमन सा है ये और बहुत बार आता भी है, इसको याद रख लीजिए। पुट इन का मतलब होता है कोई भी चीज में योगदान देना या अपना इनपुट देना। चलो क्वेश्चन नंबर 56 पे आते हैं। द चेयरपर्सन सेड दैट द ग्रुप वाज डैश ऑफ टाइम। अब यहां पे चेयरपर्सन ने कहा कि ग्रुप क्या कर रहा है, टाइम से बाहर हो रहा है, अंदर हो रहा है कि क्या हो रहा है। देखो जरा ध्यान से, अब ये पहला है रनिंग आउट, रनिंग ऑफ टाइम तो कुछ नहीं होता है ना। अगर OFF ऑफ होता तब हम चला सकते थे, तो रनिंग ऑफ टाइम का कोई मतलब नहीं हुआ। रनिंग विद ऑफ टाइम कोई मतलब नहीं दे रहा है। रनिंग आउट ऑफ टाइम या रनिंग, देखो रन आउट ऑफ टाइम या फिर रनिंग आउट ऑफ टाइम। अब यहां पे वॉज है, तो वॉज के बाद में हमें ING चाहिए होता है, तो इसलिए रनिंग आउट ऑफ टाइम ठीक है, रन आउट ऑफ टाइम गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए द चेयरपर्सन सेड दैट द ग्रुप वाज रनिंग आउट ऑफ टाइम, मतलब क्या है, टाइम एक्सीड कर रहा था। मान लो किसी को 5 मिनट दिया परफॉर्म करने के लिए और ग्रुप ने 6 मिनट ले लिया, तो चेयरपर्सन क्या बोलेगा, भाई तुम टाइम से बाहर, मतलब तुम्हारा टाइम क्रॉस हो रहा है, अब हम इस परफॉर्मेंस को नहीं मानेंगे। तो इस हिसाब से बात होगी, ठीक है। चलो 57th नंबर क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 57 देखो जरा। इफ आई डैश एन एंजल आई वुड सॉल्व द प्रॉब्लम्स ऑफ पीपल। देखो हमने इसको पढ़ा था रियलिस्टिक और इमेजिनरी के कॉन्टेक्स्ट में। यहां पे इफ से शुरुआत हो रही है, मतलब ये सेंटेंस क्या हो जाएगा बेटा, ये इमेजिनरी या रियलिस्टिक में से एक में डिवाइड हो जाएगा। अब ये चीज इमेजिनरी है कि रियलिस्टिक, हम दूसरे वाले से देख लेंगे। यहां पे लिखा है वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म किस में होती है, इमेजिनरी वाले में होती है। इमेजिनरी वाले का एक और रूल होता है कि जब भी इफ वाले के साथ में हमें वर्ब चाहिए होगी, हम यहां पे वर्ब की सेकंड फॉर्म लगा देंगे। लेकिन यहां पे क्या नहीं हो सकता, यहां पे वॉज कभी नहीं हो सकता है, फिक्स बात है। तो यहां देखते हैं चलो कि सेकंड फॉर्म्स कौन सी हैं। देखो एम तो सेकंड फॉर्म नहीं है, फर्स्ट हो गई। हैव भी फर्स्ट फॉर्म हो गई, तो कौन सा बच रहा है, वर और वॉज हम लगा नहीं सकते, तो सी बाहर हो गया। कौन सा बचता है, ऑप्शन नंबर बी बचता है। सो इफ आई वर एन एंजल यहां पे ठीक होगा बेटा, ठीक है। चलिए 58th क्वेश्चन पे चलते हैं। वेयर देयर इज अ वे देयर इज अ वे। अब यहां पे एक सेंटेंस आपको बनाना है, वेयर देयर इज अ डैश देयर इज अ वे। अब यहां पे बहुत बचपन से हम पढ़ते आ रहे हैं, वेयर देयर इज अ वे नहीं होता है क्योंकि ऑलरेडी ये चीज यहां लिख चुकी है। वेयर देयर इज अ रोड देयर इज अ वे नहीं होता है, वेयर देयर इज अ विंग नहीं होता है, वेयर देयर इज अ विल होता है। वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे, मतलब जहां चाह है वहां राह है। विल का मतलब यहां पे क्या होता है बेटा, चाह होता है ना, मतलब जहां पे चाह है वहीं पे राह है। मतलब आप जो चीज चाह लोगे डेफिनेटली उसके लिए रास्ते निकलते चले जाते हैं। चलो 58 के बाद लेट्स गेट टू 59th नंबर वाला क्वेश्चन। द पुलिस कुड नॉट एस्टैब्लिश हाउ द एक्सीडेंट डैश। पुलिस ये चीज नहीं फाइंड आउट कर पाई कि एक्सीडेंट कैसे हुआ, है ना। तो इसके लिए केम ऑफ, केम अबाउट, केम ऑन या केम आउट। अब देखो इसका महा आसान क्वेश्चन, इसका महा आसान आंसर क्या है, एक्सीडेंट कैसे हुआ। केम ऑफ तो यहां से हटाना पड़ेगा बेटा, ये तो आपको समझ आ ही रहा होगा। केम ऑफ तो यहां से हटाना पड़ेगा। केम अबाउट का मतलब होता है कोई चीज हैपनिंग, कोई चीज हैपन कैसे हो रही है ना। हाउ डिड इट हैपन के लिए क्या बोलते हैं, केम अबाउट। केम ऑन, कम ऑन तो कोई मतलब ही नहीं बन रहा है। कम ऑन का मतलब है यू हैव टू डू दैट थिंग। केम आउट का मतलब भी नहीं होता, इट इज कम अबाउट। कम अबाउट या केम अबाउट का मतलब क्या होता है, कोई चीज हुई कैसे है उसके बारे में बताना। सो द पुलिस कुड नॉट एस्टैब्लिश हाउ द एक्सीडेंट केम अबाउट, है ना, कैसे हो गया एक्सीडेंट, ये चीज पुलिस नहीं फाइंड आउट कर पाई। चलिए तो 59 चले जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ में। नंबर 60 देखते हैं। आई डैश
माई ओल्ड फ्रेंड आफ्टर 20 ईयर्स। रैन इन टू, रैन इन, रन इन या रन ऑन। आई रन ऑन माई ओल्ड फ्रेंड आफ्टर 20 ईयर्स, आई रन इन या रैन इन टू। अब इसका बहुत सिंपल सा चीज है यार, देखो रन इन और रन इन यहां तो ये बाहर हो जाएंगे सीधा सीधा। रन ऑन का मतलब है आप अपने फ्रेंड को कुचलते हुए तो नहीं निकल गए। रन इनटू का मतलब क्या होता है बेटा, एक्सीडेंटली किसी से मिल जाना या लकीली किसी से मिल जाना। सो आई रन इनटू माय ओल्ड फ्रेंड आफ्टर 20 ईयर्स, 20 साल बाद मैं अपने दोस्त से मिल गया लकीली, या फिर आप इसके लिए यूज कर सकते हो कि अचानक से मैं कोई भी इस तरीके से मिल गया, मतलब अनप्लान तरीके से मिल जाना इज रन इनटू। ठीक है, तो लकीली या अचानक से किसी से मिल जाना यहां पे कॉन्टेक्स्ट है, इसीलिए रन इनटू के बाद हम लेंगे, इसलिए ऑप्शन नंबर ए के साथ इधर वाले क्वेश्चन में जाना पड़ेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 60 के बाद में लेट्स गेट टू 61। अब यहां पे हमें मिल गया है सिनोनिम्स। सिनोनिम्स का मतलब होता है सिमिलर मीनिंग्स बेटा। जैसे मान लो मुझे बताना है किसी वर्ड का सेम वर्ड क्या होगा, उसको हम सिनोनिम बोलते हैं। ठीक है बेटा, प्लेस का जैसे मान लो सिमिलर मीनिंग चाहिए, और तो मैंने अगर यहां पे स्पेस लिख दिया तो इसको हम सिमिलर मीनिंग की तरह कंसिडर कर सकते हैं। हालांकि एग्जैक्टली सिमिलर नहीं है, बट प्लेस का ही मीनिंग स्पेस भी ले लेता है। तो ऐसे मीनिंग जो सिमिलर मीनिंग्स देते हैं उनको आपको बताना है। डायरेक्शंस पढ़ते हैं फिर आएंगे मेन क्वेश्चन पे। देखिए जरा ध्यान से, ये कह रहा है ईच आइटम इन दिस सेक्शन कंसिस्ट्स ऑफ अ सेंटेंस विद एन अंडरलाइन वर्ड फॉलोड बाय 4 वर्ड्स और ग्रुप ऑफ वर्ड्स। Select the option that is nearest in meaning to the underlined word and mark your response on the answer sheet accordingly. करना क्या है भैया, बहुत सिंपल सा काम करना है। एक स्टेटमेंट दिया है आपको, 61 से ये शुरू हो रहा है। आपको स्टेटमेंट में एक अंडरलाइन वर्ड दिया है। इस अंडरलाइन वर्ड के लिए आपके पास में 4 ऑप्शन है। करना क्या है, इस वर्ड का क्या मीनिंग निकल रहा है, वही वाला मीनिंग आप ढूंढेंगे। इन 4 में से किसका निकल रहा है और वही हो जाएगा आपका आंसर। इतनी सिंपल सी बात है। तो चलो देखते हैं। All the developments that took place in the 20th century have had implications for the next century. Implication का मतलब क्या होता है बेटा, प्रभाव होता है ना। इसका implication का मतलब होता है प्रभाव क्या पड़ रहा है, या उसका क्या रिजल्ट निकल रहा है, या आउटकम क्या है। तो इसके मीनिंग्स क्या हो सकते हैं, आउटकम हो सकता है, इसका मीनिंग हो सकता है आउटकम, इसका प्रभाव हो सकता है, या फिर इसके क्या रिजल्ट्स निकल रहे हैं। ये सारी चीजें इसका मीनिंग निकल के आ रहा है फिलहाल। ठीक है, कि जो भी डेवलपमेंट 20th सेंचुरी में हुआ है उसके सारे प्रभाव या जो आउटकम्स होंगे वो अगली सेंचुरी में दिखेंगे। ठीक है, तो यहां पे ऑप्शंस में है कॉन्सिक्वेंसेस, इंटरफेरेंसेस, फीडबैक या प्लानिंग। तो कौन से बाहर हो रहे हैं, बी सी डी, देखो सीधा सीधा बाहर हो रहा है। बच क्या रहा है, कॉन्सिक्वेंसेस। इसका मतलब क्या होता है बेटा, आउटकम्स, या जिसका मतलब होता है प्रभाव, या जिसका मतलब होता है रिजल्ट्स होता है। ठीक है, आउटकम, प्रभाव या रिजल्ट्स के कॉन्टेक्स्ट में तीनों के लिए हम कॉन्सिक्वेंसेस को यूज करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 62 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 62 पढ़ेंगे। ही इज सच अ लीडर दैट हिज एक्शंस आर कॉन्टेजियस। कॉन्टेजियस का मतलब क्या होता है, जो फैलता है। कॉन्टेजियस डिजीज होती है ना जो फैलती हैं, जैसे छूने से फैला या आसपास कांटेक्ट में रहने से फैला। तो कॉन्टेजियस को याद करो, कांटेक्ट से जो फैलता है उसको कॉन्टेजियस डिजीज बोलते हैं। ठीक है, अब कॉन्टेजियस क्या है, जो फैल रहा है आसपास में। ठीक है, तो he is such a leader that his actions are contagious, मतलब जो उसके साथ में रहेगा उसको प्रभाव दिखने लगेगा, उसके ऊपर प्रभाव दिखने लगेगा। सो contagious का मतलब क्या है, जो चीज ट्रांसफर हो रही है या फिर जो चीज फैल रही है लोगों में उसको contagious बोलते हैं। सो ऑप्शंस में हमारे पास है कॉम्प्लिकेटेड, ये तो एकदम ही सेंसलेस है क्योंकि मुश्किल करना, कहीं से इसका सिमिलर मीनिंग नहीं निकल रहा है। ट्रांसमिटेबल का मतलब होता है जो चीज फैल जाए, और डेफिनेटली हमको यही चीज रिक्वायर्ड थी, तो बी वाले पे जाएंगे। इफेक्टिव से हमारा एग्जैक्ट मतलब नहीं निकल पाएगा क्योंकि इफेक्टिव का मतलब होता है असर होना सिर्फ। ठीक है, अनथिंकेबल बाहर हो जाएगा क्योंकि यहां से दूर दूर तक कोई कनेक्शन नहीं निकल पा रहा है। तो कौन सा ऑप्शन जाएगा, ऑप्शन नंबर बी के साथ हमें जाना पड़ेगा बेटा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 63 पे आते हैं। 63rd क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। द बजट इनकॉर्पोरेटेड अ नंबर ऑफ टैक्स रिफॉर्म्स विच इंक्लूडेड हायर टैक्सेस फॉर द वेरी रिच। अब देखो इनकॉर्पोरेट का मतलब क्या होता है, इनकॉर्पोरेट का मतलब होता है इंक्लूड कर लेना, है ना, इंक्लूड कर लेना या फिर अपने साथ में मिला लेना, अपने साथ में मिला लेना। कोई भी चीज अगर अपने साथ में मिला दी गई है या फिर अपने साथ में इंक्लूड कर दी गई है, इंक्लूड करना या मिलाना, इसका मतलब होता है इनकॉर्पोरेट कर देना। ठीक है, अ नंबर ऑफ टैक्स रिफॉर्म्स व्हिच इंक्लूडेड हायर टैक्सेस फॉर द वेरी रिच। अब जैसे मान लो इस पेपर के साथ में मैं 5 एनडीए के क्वेश्चंस भी मिला लूं तो मैं क्या बोलूंगा, मैंने 5 क्वेश्चंस इनकॉर्पोरेट कर लिए हैं। समझ गए, चलो इसका सिमिलर भाई ढूंढते हैं। एक्सक्लूडेड मतलब होता है बाहर निकाल देना,
तो ये तो ऑपोजिट हो गया। इंटीग्रेट का मतलब होता है मिलाना, डिफरेंशिएट का मतलब होता है अलग अलग करना। तो इनकॉर्पोरेट का सिमिलर भाई कौन सा दिख रहा है? बी ऑप्शन, इंटीग्रेटेड दिख रहा है। लेट डाउन का मतलब तो रख देना या लेट जाना, और यहां पे रिमूव्ड है हटा देना। तो अल्टीमेटली कौन सा बच रहा है? इकलौता ऑप्शन नंबर बी बच रहा है। इंटीग्रेटेड मतलब क्या होता है? मिला देना या फिर बेटा इंक्लूड कर देना, और यही सेम चीज इनकॉर्पोरेटेड का मतलब भी होता है। सो क्वेश्चन नंबर 63 वुड गो विद ऑप्शन नंबर बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 64 पे आते हैं। His thesis makes all generic statements which have already been proved. ठीक है। His thesis makes all generic statements which have already been proved. Generic का मतलब क्या होता है बेटा? Generic का मतलब होता है ऐसी चीज जो चीज बहुत जनरलाइज्ड है ना, मतलब सबको ही पता है। देखो, his thesis makes all generic statements which have already been proved. सारी स्टेटमेंट्स कौन सी बनाई जा रही हैं? जेनरिक स्टेटमेंट्स बनाई जा रही हैं जो ऑलरेडी प्रूव हो चुकी हैं, जिसको अब प्रूव करने की जरूरत नहीं है। तो हमारे पास में है स्पेसिफिक है, क्रूड है, ब्रॉड है या नॉन स्टैंडर्ड है। देखो, क्रूड तो कच्चा हो गया, अब इसको बिल्कुल इंप्रूव नहीं किया गया है, मतलब क्रूड तो बाहर हो जाएगा, है ना। जो ऑलरेडी हो चुकी है मतलब वो सबके पास होंगी, सबको वो चीज मालूम होगी। स्पेसिफिक है अगर तो किसी को नहीं मालूम होगा, तो इसलिए भी बाहर। नॉन स्टैंडर्ड का मतलब हो गया स्टैंडर्ड ही नहीं है। जब स्टैंडर्ड नहीं तो स्टैंडर्ड बनाना पड़ेगा, मतलब इसमें काम होगा। लेकिन ये तो कह रहा है जेनरिक है ये सारी स्टेटमेंट्स, मतलब क्या है? सबको पता है, वाइड स्प्रेड है, एकदम ऑलरेडी लोगों को मालूम है। तो कौन सा हो जाएगा बेटा? ब्रॉड हो जाएगा। सो हिज थीसिस मेक्स ऑल ब्रॉड स्टेटमेंट्स व्हिच हैव ऑलरेडी बीन प्रूव्ड। सारी ब्रॉड स्टेटमेंट्स ऐसी बनाई जा रही हैं जो हमेशा से प्रूव थी। सो जेनरिक का मतलब हो जाता है ब्रॉड। इस कॉन्टेक्स्ट में सिर्फ ब्रॉड ही इसका मीनिंग निकलेगा, ठीक है बेटा। वैसे जेनरिक का मतलब यह भी होता है जो हम सब्स्टिट्यूट ढूंढते हैं किसी चीज का, उसको भी जेनरिक बोलते हैं। चलो 65 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। द कैप्टन प्रोड्यूस्ड येट अनदर स्टेलर शो टू मेक हर टीम एंटर द सेमीफाइनल्स। अब देखो, स्टेलर के दो मीनिंग्स होते हैं। स्टेलर का एक मीनिंग होता है स्टार से रिलेटेड, स्टेलर का मतलब होता है रिलेटेड टू स्टार, और दूसरा स्टेलर का मतलब होता है कोई चीज जो एकदम आउट ऑफ द बॉक्स होती है। कोई चीज ऐसी जो आउट ऑफ द बॉक्स होती है उसको स्टेलर बोलते हैं, या एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो होती है उसको स्टेलर बोलते हैं, ठीक है। मतलब एकदम स्टार्स जैसा, स्पार्कलिंग सा, शाइनिंग सा। तो दो मतलब होते हैं, एक स्टार के जैसा, दूसरा होता है आउट ऑफ द बॉक्स जब कोई चीज होती है। तो देखते हैं यहाँ पे किस कॉन्टेक्स्ट में वर्ड्स लिखे हैं। पहला एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, एक्लिप्स, पुअर या नॉट अ ग्रेट। अब इसके हिसाब से बोल रहा है कैप्टन ने कैसा शो किया? कैप्टन ने स्टेलर शो किया। तो स्टेलर यहां पे कौन सा होगा? सितारे जैसा तो हो नहीं सकता, मतलब स्टार वाला मीनिंग गलत हो गया। आउट ऑफ द बॉक्स का हमें यहां पे मीनिंग ढूंढना पड़ेगा, ठीक है। टू मेक हर टीम एंटर द सेमीफाइनल्स। अब सेमीफाइनल्स में खेलना है भाई, तो बढ़िया से परफॉर्म करना पड़ेगा। उसके लिए कौन सा चाहिए? आउट ऑफ द बॉक्स का हमें कोई कॉन्टेक्स्ट चाहिए। तो देखो, ए है एक्स्ट्राऑर्डिनरी, फिर है एक्लिप्स, पुअर, नॉट अ ग्रेट। नॉट अ ग्रेट तो बाहर हो जाएगा, पुअर भी बाहर है। क्यों? क्योंकि अगर ये दोनों परफॉर्म किया तो सेमीफाइनल्स क्या, आप क्वार्टर फाइनल्स में भी नहीं रह पाओगे, ठीक है। एक्लिप्स का कोई मतलब नहीं निकल रहा है, इट वुड बी ऑप्शन नंबर ए एक्स्ट्राऑर्डिनरी, जिसका यहां पे मतलब क्या है बेटा? आउट ऑफ द बॉक्स अगर कोई होता है तो उसको एक्स्ट्राऑर्डिनरी बोलते हैं। चलो फिर आता है नंबर 66। नंबर 66 आगे से साइड में आएगा, तो चलिए देखते हैं इसको क्या कह रहा है ये क्वेश्चन। A new show is trying to change the cliche depictions of women in animation. अभी क्या कह रहा है? एक जो नया शो है वो क्या कर रहा है? जो women एनिमेशन में जो women का रोल है उसको क्या कर रहा है? Change the cliche depictions of women in animation. अब क्लीशे का मतलब क्या होता है इसको थोड़ा सा देखना पड़ेगा। देखो, ऐसा कुछ जो काफी ज्यादा मतलब रूढ़िवादिता से घिरा हुआ है, इसको क्लीशे बोलते हैं, है ना। मतलब एक घिसा पिटा, उसको क्लीशे बोलते हैं। सो वी हैव ओरिजिनल, वी हैव क्रोनी, वी हैव आर्टिफिशियल। देखो ये हैकनेड, तो ए, सी और डी बाहर हो जाएंगे क्योंकि इनके ऑपोजिट मीनिंग्स दे रहे हैं। क्लीशे का मतलब हैकनेड हो जाता है, मतलब ऐसी चीज जिसमें क्या हो जाए, जो चीज ओरिजिनलिटी को लैक करती है, जो चीज एक रूढ़िवादिता को दिखाती है, दैट इज क्लीशे। सो क्या भाई हो जाएगा इसका? हैकनेड इसका भाई बन जाएगा। चलिए अगला 67 क्वेश्चन पे देखते हैं। नॉट एवरीवन फाइंड्स अ वोकेशन विच सूट्स वंस एप्टीट्यूड। वोकेशन क्या होता है बेटा? वोकेशन का मतलब होता है जो एम्प्लॉयमेंट होती है या जो जॉब होती है उसको हम क्या बोलते हैं? वोकेशन बोलते हैं, ठीक है। तो नॉट एवरीवन फाइंड्स अ वोकेशन विच सूट्स वंस एप्टीट्यूड। तो वोकेशन का मतलब एम्प्लॉयमेंट होता है। अब इसी के कॉन्टेक्स्ट के मीनिंग्स ढूंढते हैं। एटीट्यूड हो गया बाहर, क्या हो गया? अप्रोच, ये भी बाहर हो गया, लाइकिंग भी बाहर है। ऑक्यूपेशन के बारे में बात कर सकते हैं क्योंकि ऑक्यूपेशन इज रिलेटेड टू एम्प्लॉयमेंट, है ना। मतलब आपका क्या प्रोफेशन है या आप क्या करते हो वो सबके एप्टीट्यूड पे डिपेंड नहीं करता, ठीक है।
विच सूट्स वंस एप्टीट्यूड। हर आदमी उस हिसाब का अपना जॉब नहीं पाता है जो उसको सूट करता है। क्लियर? चलिए 68 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 68 देखिए क्या कह रहा है। अनइंटरप्टेड रेन हैड फटीग्ड द कम्यूटर्स फ्रॉम द आउटस्कर्ट्स टू द सिटी एंड वर्क सफर्ड। अब फटीग का मतलब क्या होता है? फटीग का मतलब होता है बेटा बहुत ज्यादा थक जाना, बुरी तरीके से थक जाना। सो क्या कह रहा है? अनइंटरप्टेड रेन, अनइंटरप्टेड रेन मतलब जो एकदम रुक नहीं रही है रेन। अनइंटरप्टेड रेन हैड फटीग्ड द कम्यूटर्स फ्रॉम द आउटस्कर्ट्स टू द सिटी एंड वर्क सफर्ड। अब इन्होंने एक बिल्कुल थका मारा, मतलब लोग परेशान हो गए कि रेन रुके और हम वापस आए, लेकिन रेन रुकी ही नहीं। सो अनइंटरप्टेड रेन हैड फटीग्ड। इसमें फटीग का मतलब क्या है? FATIGUE। फटीग का मतलब क्या होता है? थकने वाला, बहुत ज्यादा थक जाना। ठीक है, तो फटीग द कम्यूटर्स। अब एक्साइटेड है, रिफ्रेश्ड है, स्लोड है या एग्जॉस्टेड है? बताना क्या था हमें? इसका सिनोनिम बताना था। तो बेटा एक्साइटेड और रिफ्रेश्ड ये दोनों क्या हो गए? इसके एंटोनिम हो गए, इसलिए दोनों बाहर है। स्लोड का मतलब है स्लो हो जाना, फटीग का मतलब स्लो हो जाना नहीं होता है, इसका मतलब होता है बहुत बुरी तरीके से थक जाना, जिसको हम एग्जॉस्टेड या फिर टायर्ड भी कहते हैं। ठीक है, इसको एग्जॉस्टेड या टायर्ड कह के भी हम डिनोट करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 69 देखो क्या कह रहा है। The leader said, I am aghast with the development so far. I will take time to understand this. अब अघास्ट का मतलब क्या होता है? देखो अघास्ट का मतलब होता है बहुत ज्यादा चौंकने वाला, कॉन्टेक्स्ट में डर जाना। ठीक है, लीडर सेड आई एम अघास्ट विद द डेवलपमेंट सो फार, आई विल टेक टाइम टू अंडरस्टैंड दिस। कह रहा भाई मैं चौंका हुआ हूं एकदम कि भाई ये कैसे हो गया, इतना कम डेवलपमेंट इतने टाइम में, मुझे जरा सोचने के लिए थोड़ा टाइम चाहिए। ठीक है, तो जब आप किसी भी चीज से शॉक हो जाओ बहुत एक्सट्रीमली, उसको बोलते हैं अघास्ट। तो यहां पे सेटिस्फाइड है, सैड है, अम्यूज्ड है और हॉरिफाइड है। बेटा अम्यूज्ड हो जाता है पॉजिटिव वाले नोट में, इसलिए अम्यूज्ड अघास्ट का सिनोनिम नहीं हो सकता है। याद रखो अघास्ट अम्यूज्ड का सिनोनिम इसलिए नहीं है क्योंकि अम्यूज्ड है पॉजिटिव वर्ड और अघास्ट है नेगेटिव वर्ड, इसलिए अम्यूज्ड यहां पे बाहर है। अगर आप शॉक्ड ले लेते तो हो सकता है हो जाता, लेकिन यहां पे हॉरिफाइड इसका बिल्कुल बढ़िया भाई निकल गया है। हॉरिफाइड भी नेगेटिव है और ये भी नेगेटिव है, इसलिए हॉरिफाइड के साथ जाएंगे। सैड और सैटिस्फाइड यहां पे सेंस नहीं दे रहे हैं, इसलिए इनको बाहर कर देंगे। सो अघास्ट का मतलब क्या लेंगे बेटा? ऑप्शन नंबर डी लेंगे, दैट इज हॉरिफाइड। चलो अगला नंबर 70 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 70 देखेंगे। द कॉज ऑफ द एक्सीडेंट इज येट टू बी ascertained, but police officials suspect the driver of the vehicle allegedly fell asleep. देखो ascertain का मतलब होता है confirmed। ascertain का मतलब क्या होता है? confirm करना। confirm नहीं पता है अभी कि क्या चीज हुई है। ठीक है, मतलब मालूम नहीं चल पाना या पता ना लग पाना। तो confirm अभी तक नहीं हुआ है, कह रहा है ना is yet to be ascertained, मतलब अभी confirm नहीं हुआ है, मतलब डिक्लेयर भी नहीं हुआ है कि क्यों एक्सीडेंट हुआ था या फिर चीजें डिस्क्लोज नहीं हुई हैं। तो कंफर्मेशन नहीं मिलने का यहां पे फिलहाल कॉन्टेक्स्ट निकल रहा है। ठीक है, तो यहां पे डिटरमाइंड कर्टेल्ड है, कर्टेन, कर्टेन्ड का मतलब होता है छुपा देना, ये बाहर हो गया। थॉट ऑफ की बात नहीं होगी यहां पे, बीइंग नोन का यहां पे मीनिंग नहीं निकलेगा। येट टू बीइंग नोन का कोई कॉन्टेक्स्ट नहीं बन रहा है। येट टू बी थॉट ऑफ मतलब सोचा नहीं जाएगा, इसको पता लगाया जाएगा, इसलिए थॉट ऑफ यहां से बाहर है। डिटरमाइंड का मतलब क्या होता है बेटा? पता लगाना, कंफर्म करना या डिक्लेयर करना या फिर एसरटेन करना। सो ऑप्शन नंबर ए के साथ यहां पे हमें जाना पड़ेगा। सो क्वेश्चन नंबर 70 सेज ऑप्शन नंबर ए ओनली मेक सेंस। चलिए क्वेश्चन नंबर 70 इज अप, लेट्स गेट टू क्वेश्चन नंबर 71। देखो क्या कह रहा है। अब बात करते हैं एंटोनिम्स की। एंटोनिम्स हमसे ऑपोजिट मीनिंग्स पूछते हैं, यानी जो भी वर्ड लिखा है उसका एग्जैक्टली उल्टा आपको बताना होगा। तो चलिए डायरेक्शंस पढ़ते हैं। Each item in this section consists of sentences with an underlined word followed by 4 words or group of words. सेम वही डायरेक्शन है फिलहाल अभी तक जो ऊपर वाले क्वेश्चन में था। 4 ग्रुप ऑफ वर्ड्स दिए हैं और एक अंडरलाइन वर्ड है हर सेंटेंस में। सेलेक्ट द ऑप्शन दैट इज ऑपोजिट इन मीनिंग। बेटा इसको थोड़ा सा ध्यान से पढ़िएगा क्योंकि कई बार आप इमोशनल होके सिमिलर मीनिंग या ऑपोजिट मीनिंग को इधर उधर कर देते हैं। ये ध्यान रखिएगा कि आपको इसमें हमेशा ऑपोजिट मीनिंग ढूंढना है, मतलब उल्टा मीनिंग ढूंढना है। टू द अंडरलाइन वर्ड एंड मार्क योर रिस्पॉन्स ऑन द आंसर शीट अकॉर्डिंगली। अपने हिसाब से मीनिंग ढूंढिए और उस हिसाब से ही मार्क करिए ABCD में से कौन सा वाला सही आंसर है। ठीक है, चलिए सेंटेंस को पढ़ते हैं और फिर देखते हैं, कोशिश करते हैं इसको सही करने की। पहला वाला सेंटेंस, पहला वाला जो क्वेश्चन है वो कह रहा है अर्ली मेडिवल पीरियड वॉज नॉट अ कॉम्बिनेशन ऑफ अर्बन एंड रूरल सिविलाइजेशन। ठीक है, अर्ली मेडिवल पीरियड ऐसा नहीं था,
इट वॉज नॉट अ पीरियड ऑफ अर्बन डिके एज क्लेम्ड बाय सम। इट वॉज नॉट अ पीरियड ऑफ अर्बन डिके। डिके का मतलब होता है बेटा खत्म हो जाना, डिके का मतलब होता है किसी भी चीज का खत्म हो जाना, ठीक है, खत्म हो जाना या खत्म हो जाना। अब ये चीज हमें पता लगानी है, खत्म हो गई, अब इसका हमें पता लगाना है एंटोनिम, इसका पता लगाना है एंटोनिम। तो यहां पे सर्वाइवल है मतलब कंटिन्यू हो रहा है, वेस्ट में मतलब खराब हो गया, बाहर हो गया, डिकम्पोज मतलब खत्म हो गया, स्पॉइल मतलब सड़ गया, बेकार हो गया, तो सर्वाइवल इसका एग्जैक्टली ऑपोजिट हो जाएगा। डिके मतलब खत्म हो जाना और सर्वाइवल मतलब चलते रहना, तो खत्म का ऑपोजिट क्या हो जाएगा, सर्वाइवल। तो 71 जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में बेटा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 72 की बात करते हैं, और अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो डू लाइक इट। हाँ चलो 72, ही स्पीक्स इलॉक्वेंटली एंड कैन पुल क्राउड्स। वो इलॉक्वेंटली बोलता है, इलॉक्वेंट का मतलब होता है या इलॉक्वेंस का मतलब होता है भाषण कला बहुत अच्छी आना। तो इलॉक्वेंटली का मतलब हो गया बहुत अच्छी तरीके से कोई बोलता है उसको इलॉक्वेंटली बोलते हैं, ठीक है, मतलब भाषण कला में बहुत निपुण होने को इलॉक्वेंट बोलते हैं। अब यहां पे भाषण कला बहुत ज्यादा अच्छी है, मतलब ये पॉजिटिवली लिया जाएगा। अब कोई ऐसा आदमी जो भाषण कला जिसकी अच्छी नहीं है, लोग कंफ्यूज हो जाते हैं या फिर लोग सोचते हैं पता नहीं क्या ही बोल के चला गया, वो सारे वर्ड जिसके ऑपोजिट हो जाएंगे। तो देखो वी हैव कंफ्यूजिंगली, वी हैव एक्सप्रेसिवली। एक्सप्रेसिवली तो इसका भाई हो जाएगा, मतलब सेम मीनिंग नहीं ले सकते। पावरफुली भी इसी की तरह हो जाएगा, इसलिए नहीं ले सकते। फ्लुएंटली में भी सब कुछ पॉजिटिव हो रहा है, नहीं ले सकते। कंफ्यूजिंगली में लोग समझ ही नहीं पाएंगे कि क्या बोल दिया, इसलिए लोग आएंगे नहीं। तो कंफ्यूजिंगली क्या हो जाता है बेटा, इलॉक्वेंटली का ऑपोजिट हो जाएगा, ठीक है। सो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए एज दी करेक्ट चॉइस। चलिए क्वेश्चन नंबर 73 पे आते हैं। 73 देखो क्या कह रहा है, एवरीवन हैज टू फाइट द इनर्शिया इन द सिस्टम। हर आदमी को क्या चीज फाइट करनी पड़ेगी, इनर्शिया फाइट करना पड़ेगा जो सिस्टम में है, उस इनर्शिया को फाइट करना पड़ेगा। इनर्शिया क्या है बेटा, जो इनर्शिया होता है वो होता है स्टेट ऑफ रेस्ट। इनर्शिया क्या होता है, स्टेट ऑफ रेस्ट, मतलब रुकी हुई जो चीजें होती हैं, जो चीज लोगों को स्टॉप कर रही हो या रोक रही हो अपना काम करने से, उसको फाइट करना पड़ेगा। हर सिस्टम में वो चीज देखनी पड़ती है। तो पहला है स्लगिशनेस, अब ये भी लेजीनेस है, मतलब रुकने वाले कॉन्टेक्स्ट में है। इंडोलेंस भी सेम मीनिंग बात कर रहा है, इसलिए बाहर हो जाएगा। टॉर्पर का मतलब भी सेम हो गया, बच रहा है सिर्फ एक, क्या बच रहा है, एक्टिविटी। तो यहां पे इनर्शिया मतलब स्टेट ऑफ रेस्ट हो गया, मुझे मूवमेंट चाहिए, सो आई विल गो विद एक्टिविटी बेटा। ऑप्शन नंबर सी के साथ हमें अपना आंसर टिक करना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 74 की तरफ चलते हैं। There is a need to promote philanthropy in education। अब हमें यहां पे philanthropy का ऑपोजिट बताना है। philanthropy होता है जो हम लोगों को जो लोग क्या करते हैं, ह्यूमंस के लिए डोनेट करते हैं, चैरिटी करते हैं, उनको फिलैंथ्रोपी बोलते हैं, उन लोगों को फिलैंथ्रोपिस्ट बोलते हैं। सो देयर इज अ नीड टू प्रमोट फिलैंथ्रोपी इन एजुकेशन। अब चैरिटी है, बेनिवोलेंस है, नेस्टीनेस है और लाइकलीनेस है। कौन से वाले ऑप्शन के साथ जा सकते हैं बेटा, देखो फिलैंथ्रोपी एक पॉजिटिव वर्ड है, फिलैंथ्रोपी इज अ पॉजिटिव वर्ड, तो हमें चाहिए क्या, ऐसा वर्ड जो नेगेटिवली बात कर रहा हो, है ना, ये पॉजिटिव है, हमें चाहिए नेगेटिव बात करने वाला। तो चैरिटी पॉजिटिव है, बाहर हो गया। बेनिवोलेंस पॉजिटिव है, बाहर हो गया। बेनी कहीं पे भी आएगा, इसका मतलब हो जाएगा पॉजिटिविटी, जैसे बेनाइन है, बेनिवोलेंस है, बेनीफैक्टर है, बेनिवोलेंस है, ये सारे पॉजिटिव वर्ड्स हैं, ठीक है। नास्टीनेस है, लाइकलीनेस है, लाइकलीनेस पॉजिटिविटी हो गई, नास्टीनेस यहां पे बाहर हो जाएगा, क्लियर है। सो ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएंगे, क्योंकि फिलैंथ्रोपी का जो नेगेटिव है या फिलैंथ्रोपी का जो ऑपोजिट मीनिंग है वो सिर्फ ऑप्शन नंबर सी दे पा रहा है, बाकी सारे पॉजिटिव नोट्स में बात कर रहे हैं। चलो 75 की बात करते हैं। What we lack in the current times is compassion। compassion का मतलब क्या होता है, दया। तो हम अभी फिलहाल करंट टाइम्स में किस चीज में लैक कर रहे हैं, हमारे पास दया नहीं है। सो अब कंपैशन का हमें चाहिए ऑपोजिट वर्ड। तो एम्पैथी है, केयरफुलनेस है, इंडिफरेंस है और हार्डशिप है। देखो बेटा यहाँ पे कंपैशन का मतलब होता है दया। अब ऐसा मैं कुछ बता दूं जिसमें पता ही ना चल पा रहा हो कि मेरे पास दया है, कि मैं बहुत खुश हूं, कुछ नहीं हूं, अगर तो ये कंपैशन हो गया। कंपैशन एक इमोशन है, एम्पैथी बाहर हो जाएगा। केयरफुल होना भी कंपैशन है कहीं ना कहीं, कि आप दूसरों को हर्ट ना कर दें, है ना। हार्डशिप का मतलब है आप चीजों को फील कर रहे हैं। इनडिफरेंस का मतलब हुआ आपको मतलब ही नहीं है, कोई अच्छी चीज हो रही है भाड़ में जाए, बुरी चीज हो रही है भाड़ में जाए, ऐसा अगर आपका पूरा रुख हो जाएगा, उसको हम इनडिफरेंस बोलते हैं। सो कंपैशन का ऑपोजिट क्या होता है बेटा, इनडिफरेंस हो जाता है, ठीक है। चलो दया करना हो गया कंपैशन, और इंडिफरेंस हो गया किसी चीज से कोई मतलब ना रखना। ठीक हो रही हैं चीजें तब भी सही है, नहीं हो रही हैं तब भी ठीक है। सो दैट्स इंडिफरेंस। क्वेश्चन नंबर 76 पे आते हैं। 76 देखिए क्या कह रहा है, टेम्पेस्टुअस बिहेवियर वुड नॉट यील्ड मच इन एनी प्लेस। अब टेम्पेस्टुअस बिहेवियर के बारे में यहां पे बात हो रही है। कौन सा वाला बिहेवियर, देखो यहां पे
कह रहा है टेम्पेस्टुअस बिहेवियर वुड नॉट यील्ड मच इन एनी प्लेस, किसी भी जगह पे बहुत ज्यादा चीजें वो इवोक नहीं कर पाएगा। सो वी हैव टेम्पेस्टुअस। अब यहाँ पे पैशनेट, इंटेंस, विंडी या रिलैक्स लिखा है। अगर आप ध्यान से देखो तो बी सी डी सिमिलर कॉन्टेक्स्ट में है तीनों, और रिलैक्स का मतलब हो गया बहुत ज्यादा काम या सूदिंग। टेम्पेस्टुअस का मतलब होता है बहुत ज्यादा उग्र होकर चीजें करना। इसका ऑपोजिट क्या हो जाएगा? बहुत रिलैक्स रहना, ज्यादा एंथुसियास्टिक, ज्यादा एनर्जेटिक ना बनना। सो रिलैक्स हो जाएगा टेम्पेस्टुअस का ऑपोजिट। सो ऑप्शन नंबर ए के साथ यहां पे जाना पड़ेगा। ऑलराइट, चलिए क्वेश्चन नंबर 77 पे कह रहा है वूइंग एवरीवन ओवर एन इश्यू फॉर सपोर्ट विल नॉट सर्व मच पर्पस। अब वूइंग का मतलब होता है, जैसे हम कहते हैं ना, वो मतलब क्या कर रहे हैं? इनकरेज कर रहे हैं। सो वूइंग का मतलब क्या है बेटा? इनकरेजिंग। वूइंग का मतलब क्या होता है? इनकरेजिंग। ये एक साउंड है जिसको यूज करके एक वर्ड बनाया गया है, और जब भी हम इंग्लिश में ऐसा करते हैं इसको ओनोमेटोपोइया बोलते हैं। ठीक है, फिगर ऑफ स्पीच है ये, ध्यान रखिए। वूइंग एवरीवन ओवर एन इश्यू फॉर सपोर्ट विल नॉट सर्व मच पर्पस। हर बार लोगों को उकसा देना कि भाई इस चीज पे तुम एक्ट करो, हमेशा आपका पर्पस सर्व नहीं कर सकता है। ठीक है, या ज्यादा पर्पस सर्व नहीं कर सकता है। पहले कह रहा है डिस्करेजिंग देन इनकरेजिंग। देखो इनकरेजिंग तो इसका भाई हो जाएगा, तो बी वाला बाहर हो जाएगा। परस्यू का मतलब होता है कंटिन्यू रखना, तो ये भी बाहर हो जाएगा। परसुएड का मतलब भी यहां पे फिक्स नहीं हो पा रहा है। डिस्करेज कर देना लोगों को, तो यानी कि ऑप्शन नंबर ए के साथ में हम जाएंगे, ऑप्शन नंबर ए हम सेलेक्ट कर लेंगे। सो वूइंग एवरीवन मतलब इनकरेजिंग एवरीवन, इसका ऑपोजिट लेंगे डिस्करेजिंग एवरीवन। ठीक है, 77th वुड गो विद ऑप्शन नंबर ए बेटा। क्वेश्चन नंबर 78, लेट्स गेट टू क्वेश्चन नंबर 78। The highest award was bestowed upon her for her yeoman service। yeoman service एक इडियम होता है जिसका मतलब होता है बेस्ट सर्विस, बेस्ट इन क्लास सर्विस। बेस्ट इन क्लास सर्विस को हम क्या बोलते हैं? yeoman सर्विस। ठीक है, yeoman सर्विस बोलते हैं। तो अब यहां पे हो रहा है जिसमें आप पूरा डेडिकेशन दिखा दो, उसको बोलते हैं yeoman सर्विस। अब यहां पे है बिस्टोड। बिस्टोड का मतलब क्या होता है? ऑफर्ड या गिवन। ऑफर्ड या गिवन, या फिर किसी को नवाजा गया, बोलते हैं ना कि इस चीज से इनको नवाजा गया, या फिर उसको क्या करना, किसी को अडॉन करना किसी भी चीज से, कोई तोहफा देना इज ऑल्सो बिस्टोइंग। ठीक है, अब यहां पे इसका हमें ऑपोजिट बताना है। सो कॉन्फर्ड है, विड्रॉन है, इम्पार्टेड है, इम्बाइब्ड है, ये सारे बाहर हो जाएंगे। बच कौन सा रहा है बेटा? बी ऑप्शन। विड्रॉन मतलब क्या हुआ? अवार्ड को वापस ले लिया। तो अवार्ड देना का ऑपोजिट क्या कर रहे हैं? विड्रॉ करना। तो नवाज दिया गया, यहां पे बिस्टो हो गया, और वापस अवार्ड छीन लिया गया, दैट वुड बी विड्रॉन। तो ऑप्शन नंबर बी के अलावा और कोई सेंस नहीं दे रहा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 79 पे आते हैं। 79 कह रहा है वन फील्स इलेटेड व्हेन समवन प्रेजेस वंस वर्क। अब अगर मान लो, इससे हम मतलब कैसे निकालेंगे? अगर आपकी कोई तारीफ करे कि भाई तुमने ये काम बड़ा अच्छा किया, तो आप क्या हो जाओगे? इंप्रेस हो जाओगे, बहुत ज्यादा खुश हो जाओगे कि भाई मेरी तारीफ हुई है, मतलब आप बहुत अच्छा फील करने लगोगे। ठीक है, अब यहां पे इलेटेड क्या हो गया बेटा? पॉजिटिव नोट में चला गया। ठीक है, इलेटेड क्या हो गया? पॉजिटिव नोट में चला गया। अब इसका ऑपोजिट अगर हम ढूंढेंगे तो ये क्या चाहिए हमें? नेगेटिव चाहिए। तो देखो फील्स गुड पॉजिटिव है, बाहर हो गया। एक्साइटेड पॉजिटिव है, बाहर हो गया। सोबर पॉजिटिव है, बाहर हो गया। डिप्रेस्ड हो गया, नेगेटिव। तो इसका ऑपोजिट क्या हो जाएगा? डिप्रेस्ड। मतलब ऑप्शन नंबर सी इकलौता सही आंसर है। तो इस तरीके से आप इसका कॉन्टेक्स्ट निकालिए, फिर आप ढूंढिए कि कौन सा वर्ड नेगेटिव निकल रहा है। अगर ये पॉजिटिव आ रहा है तो आपको नेगेटिव वर्ड्स में ही रुकने की जरूरत है, पॉजिटिव वाले वर्ड्स को तुरंत बाहर आप निकाल सकते हो। ऐसा इसलिए करेंगे क्योंकि बेटा यहां पे हमको एंटोनिम पता करना है, और अगर ये सिनोनिम का क्वेश्चन होता तो अगर ये पॉजिटिव है तो हम क्या करते? नेगेटिव वाले सारे बाहर निकाल देते, सिर्फ पॉजिटिव में सिलेक्शन हम कर लेते। इस तरीके से टाइम हम आप थोड़ा सा सेव कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 80 देखेंगे। ऑल बिजनेस एक्टिविटीज नीड नॉट रिजल्ट इन प्रॉफिट मेकिंग, देयर इज अ नीड टू बी चैरिटेबल। अब चैरिटेबल का मतलब क्या होता है? सारी जितनी बिजनेस एक्टिविटीज हैं वो जरूरी नहीं कि प्रॉफिट मेकिंग ही हो, है ना। प्रॉफिट मेकिंग का मतलब क्या हो गया? सब कुछ अच्छा होना। प्रॉफिट मेकिंग का क्या हो गया? सब कुछ अच्छा हो। सारी बिजनेस एक्टिविटीज अच्छी हो, ऐसा कुछ पॉसिबल नहीं, ऐसा हमेशा जरूरी नहीं है। देयर इज अ नीड टू बी चैरिटेबल। अब नीड क्या है? चैरिटेबल होने की भी नीड है। अब यार देखो, अगर यहां पे हम बात करें प्रॉफिट मेकिंग की, तो ये एक पॉजिटिव नोट पे चल गया। ठीक है, अब प्रॉफिट मेकिंग क्या है? पॉजिटिव है। अब यहां पे कह रहा है देयर इज अ नीड टू बी चैरिटेबल, यानी कि सब कुछ पॉजिटिव ही नहीं चाहिए, देयर इज अ नीड टू बी चैरिटेबल। तो चैरिटेबल का जो मीनिंग होगा वो कैसा निकल रहा है बेटा? नेगेटिव निकलने लगा। ठीक है, अगर हम ऐसा देखें तो यहां पे नेगेटिव, लेकिन किस कॉन्टेक्स्ट में? देखो जरा, यहां पे कह रहा है प्रॉफिट मेकिंग ये है पॉजिटिव, मतलब कंपनी में जो पैसा ऐड हो रहा है वो पॉजिटिव है। चैरिटेबल का मतलब है नेगेटिव, यानी कि पैसा कंपनी से जाएगा। तो चैरिटेबल होने की जरूरत है, मतलब क्या है? पैसा डोनेट करने की जरूरत है।
तो देखो पॉजिटिव नेगेटिव के कॉन्टेक्स्ट में ठीक हो गए, लेकिन चैरिटी जब हम कर रहे हैं तो हम अच्छा काम कर रहे हैं, है ना, पैसा भले जा रहा है लेकिन हम चैरिटी कर रहे हैं तो पॉजिटिविटी दिखा रहे हैं। सो प्रॉफिट मेकिंग में हम सिर्फ कंपनी में पैसा भर रहे थे, चैरिटेबल में हमने क्या किया, हमने डोनेट करना शुरू कर दिया, ठीक है, डोनेट करना शुरू कर दिया, विच इज अ गुड थिंग। तो चैरिटेबल एक बहुत अच्छी चीज है जिसमें हमने डोनेट करना शुरू किया है। अब हमें चाहिए ऐसा कोई ऑप्शन जिसमें हम कोई गलत काम कर रहे हो। सो लीनियंट होना यहां से कोई मतलब नहीं दे रहा है, मैलिवोलेंट का मतलब होता है कोई गलत काम करना, तो फिलहाल इसको सस्पेक्ट में रखते हैं। फिर अनफोर्सीन है, नहीं पता कल क्या हो जाए, तो चैरिटेबल का ऑपोजिट तो कहीं से नहीं लग रहा है ये। फिर है डी दैट इज ग्रेशियस, ग्रेशियस का मतलब है आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो जिससे ग्रेस मिल रहा है, तो फिर ये भी बाहर हो जाता है। देखो चैरिटेबल एक पॉजिटिव नोट में है, हालांकि खजाने से पैसा जाएगा लेकिन फिर भी चैरिटेबल एक पॉजिटिव वर्ड है जिसमें हम डोनेट कर रहे हो, तो इसका गलत काम करना है ऑपोजिट यानी मैलेवोलेंट पे लेंगे, मतलब कोई गलत काम करना। जब बेनी आता है तो पॉजिटिव, मैले आता है तो उसको नेगेटिव मानते हैं हमेशा इंग्लिश में, तो इसीलिए ऑप्शन नंबर बी के साथ क्वेश्चन नंबर 80 जाएगा बेटा। चलो अगला क्वेश्चन नंबर 81 देखते हैं। अब बात आ रही है पार्ट्स ऑफ स्पीच की। ये क्वेश्चंस बड़े आसान होते हैं, अगर आपको पार्ट ऑफ स्पीच फाइंड आउट करना आता है तो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस इसमें से हो जाएंगे, अगर नहीं आता है तब भी कम से कम आधे या 70% क्वेश्चंस तो आपसे हो ही जाएंगे। ये इजी होते हैं अगर आपने ग्रामर को ठीक ठाक तरीके से पढ़ा है तो। स्पेसिफिकली अगर ये वाले क्वेश्चंस आपने प्रैक्टिस नहीं भी किया है और आपको ग्रामर ठीक ठाक आती है तो भी आप इन क्वेश्चंस को आसानी से कर सकते हैं बेटा, है ना। चलिए देखते हैं 81 वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है। ही हैज बीन वर्किंग इन द डिपार्टमेंट ऑफ फॉरेन अफेयर्स सिंस 2002। अब यहां पे सिंस यूज किया गया है और आपको बताना है इसका पार्ट ऑफ स्पीच क्या है। देखो अब हम क्या करते हैं यहां पे, कैसे मालूम चलते हैं, देखो अब क्या कह रहा है, ही हैज बीन वर्किंग इन द डिपार्टमेंट ऑफ फॉरेन अफेयर्स सिंस 2002। अब यहां पे एलिमिनेशन के थ्रू निकालते हैं। देखो क्या कर रहा है, इंटेंसिफायर का मतलब क्या कर रहा है कि किसी भी चीज का डिग्री को बढ़ा रहा हो, तो क्या ये काम कर रहा है, नहीं कर रहा है। क्या बच रहा है, नाउन, एडजेक्टिव और एडवर्ब। अगर ये एडजेक्टिव होता तो सिंस के बाद क्या लगा होता, नाउन लगा होता, लेकिन यहां तो टाइम लिखा है तो एडजेक्टिव भी ये नहीं है, ठीक है। नाउन की अगर हम बात करें तो सिंस कभी नाउन हो ही नहीं सकता, ये पॉसिबल नहीं है, तो नाउन भी यहां से बाहर हो गया। अब देखो जब हमें समझ एग्जैक्टली नहीं आएगी क्या करना है, तो सिंस यहां पे किसका काम कर रहा है बेटा, सिंस काम कर रहा है एडवर्ब का। कौन से काम कर सकता है, ये प्रेपोजिशन का काम कर सकता है, एडवर्ब का काम कर सकता है, ढेर सारे काम कर सकता है, बट यहां पे फिलहाल ये एडवर्ब का काम कर रहा है सिंस। तो ऑप्शन नंबर ए के साथ हम चले जाएंगे। कैसे निकाला, एलिमिनेशन के थ्रू निकाला बेटा, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं नंबर 82 की। क्वेश्चन नंबर 82 देखो, द मैन इन डार्क ब्लू इज द वन हु मेड अस विन द मैच। अब यहां पे हु किस चीज का काम कर रहा है, देखो हु हमने रिलेटिव प्रोनाउंस में पढ़ा था, रिलेटिव एडजेक्टिव्स में पढ़ा था, लेकिन एग्जैक्टली इस सेंटेंस में किस चीज का काम कर रहा है इसको फाइंड आउट करते हैं जरा। देखो द मैन इन द डार्क ब्लू इज, ये आदमी है, द मैन इन द डार्क ब्लू इज द वन हु मेड अस विन द मैच। दो फ्रेजेस से जोड़े हुए हैं, यानी कि हु क्या हो गया, रिलेटिव प्रोनाउन का काम करने लगा। तो यहां पे रिलेटिव क्लॉज है, इंटरोगेटिव प्रोनाउन है, रिलेटिव प्रोनाउन है, अफर्मेटिव। बेटा रिलेटिव क्लॉज होता अगर तो कई सारे वर्ड्स होते, लेकिन ये एक ही है इसलिए ए बाहर है। इंटरोगेटिव प्रोनाउन नहीं है, नहीं तो ये स्टार्टिंग में होता और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा होता, बी बाहर हो गया। सी रिलेटिव प्रोनाउन बिल्कुल सही है, अफर्मेटिव का कोई सेंस नहीं यहाँ पे, अफर्मेटिव सेंटेंसेस होते हैं। सो ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 82 में। क्वेश्चन नंबर 83 की बात करते हैं। द मोस्ट ब्यूटिफुल एक्टर ऑफ द इंडस्ट्री वॉज अवॉर्डेड टूडे। अब मोस्ट क्या है बेटा, यहां पे देखो हमने क्या सीखा था, जब भी कभी ऐसी बात होगी हम पहला वर्ब ढूंढ लेंगे, और अगर वर्ब नहीं है तो ऑफ को ढूंढ लिया, ऑफ के कॉन्टेक्स्ट में पता लगा लेते हैं कितने वर्ड्स हैं ऑफ के पहले, 1 2 3 4 वर्ड्स हैं, ठीक है। एक्टर क्या हो जाएगा, नाउन हो जाएगा, इसके पहले वाले वर्ड सारे एडजेक्टिव का काम करने लगेंगे। तो मोस्ट क्या है बेटा, देखो ब्यूटीफुल क्या है, एडजेक्टिव है, मोस्ट क्या है, एडजेक्टिव है, द किसका काम कर रहा है, एडजेक्टिव का। तो कौन सा वर्ड हमें ढूंढना है, मोस्ट ढूंढना है, क्या हो जाएगा यहाँ पे, एडजेक्टिव। ऑप्शन नंबर ए के साथ हम चले जाएंगे, है ना। द मोस्ट ब्यूटीफुल एक्टर ऑफ द इंडस्ट्री वॉज अवॉर्डेड टूडे। सो मोस्ट वुड बी एक्टिंग एज एडजेक्टिव यहां पे, ठीक है। चलिए 83rd के बाद लेट्स गेट टू 84th। व्हाट इज द लेटेस्ट न्यूज। अब लेटेस्ट न्यूज क्या है ये आपको बताना है, देखिए ध्यान से। लेटेस्ट न्यूज क्या है बेटा, यहां पे पूछा जा रहा है व्हाट इज द लेटेस्ट न्यूज। न्यूज है यहां पे नाउन, तो नाउन के साथ जो भी चीज लगती है जो उसके बारे में बताती है वो उसका एडजेक्टिव हो जाती है। तो रिलेटिव प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब और एडजेक्टिवल क्लॉज है। क्लॉज बाहर हो गया, एडवर्ब तो है नहीं क्योंकि नाउन के बारे में बात करी, रिलेटिव प्रोनाउन भी नहीं है क्योंकि हु विच व्हाट वेयर नहीं है ये, तो क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज एडजेक्टिव। 84th वुड गो विद ऑप्शन नंबर बी। चलो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 85 पे आते हैं। 85th क्वेश्चन देखिए ध्यान से।
नोटिसिंग द चेंज इन द बिहेवियर ऑफ द ऑफिसर द कैडेट्स रिटर्न टू देयर पोजीशन। देखो, जब भी कभी ऐसा हो कि आईएनजी से शुरुआत हो रही हो, ध्यान से समझो इसको, आईएनजी से शुरुआत हो रही हो और इसके जस्ट बाद में आपको कभी कोई हेल्पिंग वर्ब ना दिखे, आपको कोई हेल्पिंग वर्ब ना दिखे। जैसे मान लो लिखा है स्विमिंग इज द बेस्ट एक्सरसाइज, अब स्विमिंग लिखा था, उसके बाद में इज यानी हेल्पिंग वर्ब लिखा है, अब ये जेरेंड हो जाता है, अब ये क्या हो जाता है, जेरेंड। लेकिन अगर आईएनजी से शुरुआत हो रही है और आईएनजी के जस्ट बाद में हेल्पिंग वर्ब नहीं लिखा है तो क्या हो जाएगा, ये पार्टिसिपल कहलाता है। तो यहां पे देखो नोटिसिंग लिखा है लेकिन इसके बाद में हेल्पिंग वर्ब नहीं है, द लिखा है, तो नोटिसिंग क्या हो गया, पार्टिसिपल। ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएंगे, ये सारे ऑप्शंस यहां से बाहर हो गए। ठीक है, चलो याद रखना इसको, थोड़ा सा अच्छी चीज है ये। क्वेश्चन नंबर 86 की बात करेंगे। चलो, When he reached the department, the officials had left for the meeting। अब आपको बताना है had left यहां पे क्या है। देखो had जो होता है, देखो has have had के बाद में हम क्या लगाते हैं बेटा, verb की थर्ड फॉर्म लगाते हैं। has have had के बाद में क्या लगाते हैं, verb की थर्ड फॉर्म लगाते हैं। और जब has have के साथ में लगता है, has have के साथ में लगता है तो इसको क्या बोलते हैं, यह होता है प्रेजेंट परफेक्ट। और जब ये had के साथ में लगता है तो क्या हो जाता है, पास्ट परफेक्ट। ठीक है, बताना यहाँ पे क्या है, had left क्या है। देखो पास्ट परफेक्ट वर्ब, ऑप्शन नंबर ए ठीक हो गया। पास्ट टेंस, डिपेंडेंट क्लॉज, इंडिपेंडेंट क्लॉज, इन सब में से कुछ भी नहीं है, क्या हो जाएगा, पास्ट परफेक्ट वर्ब। ठीक है बेटा, चलिए क्वेश्चन नंबर 87 पे आते हैं। He has offered her another chance। अब यहां पे has offered क्या है, इसके बारे में बात करना है। अभी जस्ट 1 मिनट हुआ है, हमने सीखा था, क्या सीखा था कि जब भी कभी ऐसा आएगा कि हमें has प्लस V3 लगाना होगा तो उसको हम किस हिसाब से देखेंगे। देखो अब यहां पे लिखा है, ऑप्शंस में लिखा है इंट्रांजिटिव वर्ब, पास्ट टेंस, परफेक्ट टेंस। हैज ऑफर्ड कोई टेंस थोड़ी बता रहा है कि ये परफेक्ट टेंस है या पास्ट टेंस है, हैज ऑफर्ड का बात करना है हमें। तो 87th वाले में हमें जब हैज ऑफर्ड की बात करनी है तो हमें ये बताना पड़ेगा कि इंट्रांजिटिव वर्ब है कि ट्रांजिटिव वर्ब है ना। देखो अगर हम बात करते हैं यहाँ पे, जैसे ऊपर वाले क्वेश्चन में क्या था, ये पास्ट परफेक्ट वर्ब है तो ये बात ठीक हो जाती। लेकिन हम ये थोड़ी बोल सकते हैं कि परफेक्ट टेंस है या पास्ट टेंस है, ये चीज गड़बड़ हो गई। तो बी सी को यहां से बाहर करेंगे। इनट्रांजिटिव वर्ब आपको सीधा सीधा मालूम चल रहा होगा कि नहीं है ये, सो वील एलिमिनेट ऑप्शन नंबर ए, दिस वुड बी ऑप्शन नंबर डी, दैट्स इट ट्रांजिटिव वर्ब। ठीक है, बिल्कुल आसानी से ये सारे क्वेश्चंस आपसे हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 88, द बिल्डिंग इज वेरी एंशिएंट। अब इज क्या है यहां पे, ध्यान से देखो, इज का पार्ट ऑफ स्पीच क्या है बेटा, द बिल्डिंग इज वेरी एंशिएंट। अब बिल्डिंग बहुत एंशिएंट है, इसके बारे में हम कैसे बात करेंगे। अब देखो आपको लग रहा होगा कि ऑक्सिलरी वर्ब है, लेकिन ऑक्सिलरी वर्ब ये क्यों नहीं है मैं बता देता हूं। ये ट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव, फ्रेजल वर्ब, तीन चीजें बचती हैं। ऑक्सिलरी वर्ब आपको लग रहा होगा तो हम यहां पे बात कर लेते हैं कि ये चीज ट्रांजिटिव नहीं है, ये फ्रेजल वर्ब भी नहीं है क्योंकि इसके लिए 2 वर्ड चाहिए और ये एक ही है। ये बचता है इंट्रांजिटिव वर्ब, ये इंट्रांजिटिव होगी, इंट्रांजिटिव है इज, ऑक्सिलरी क्यों नहीं है वो समझिए। देखो ऑक्सिलरी या तो इंट्रांजिटिव में से कुछ हो सकती थी, ऑक्सिलरी तो है नहीं, क्यों नहीं है मैं बता रहा हूं, बाकी ये इंट्रांजिटिव बच गई। ऑक्सिलरी इसलिए नहीं है क्योंकि बेटा जब भी कभी इज, एम, आर, वॉज, वर, हैज, हैव और हैड, इन वर्ब्स को, या डू डज डिड भी लगा लो, इसमें डू डज और डिड भी लगा लो। जब भी कभी इन वाली वर्ड्स को ऑक्सिलरी वर्ब बनना होगा या हेल्पिंग वर्ब बनना होगा तो इनके साथ में एक और वर्ब होना मैंडेटरी है। अगर अकेले हैं तो कभी भी ये हेल्पिंग या ऑक्सिलरी वर्ब नहीं बन सकते। तो यहां पे देखो इसके बाद में क्या दूसरी वर्ब लिखी है, नहीं लिखी, यहां पे वेरी लिखा है, मतलब ये ऑक्सिलरी वर्ब नहीं है, इसलिए डी ऑप्शन को हटाएंगे, ऑप्शन नंबर बी ये इंट्रांजिटिव वर्ब बन जाएगा। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन नंबर 89 पे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 89 कह रहा है, हुर्रे व्हाट अ सिंटिलेटिंग ब्यूटी द लैंडस्केप इज। सिंटिलेटिंग का मतलब होता है चमकदार, बहुत बढ़िया लगने वाला, या जिसको देख के बिल्कुल मजा आ जाए, ठीक है, या वाह वाह निकल जाए, उसको बोलते हैं सिंटिलेटिंग। ये आपके एग्जाम में कई बार पूछा गया है तो ध्यान रखिएगा, सिंटिलेटिंग होता है ये। अब यहां पे हुर्रे लिखा है, जब भी कभी ऐसा एक्सप्रेशन आए, हुर्रे है, वाव है ना, अलास है या ब्रेवो है, जब भी कभी ऐसे एक्सप्रेशन है और लास्ट में ये लगा हो, ये एक्सक्लेमेटरी मार्क लगा हो, तो आप समझ जाना कि इसका पार्ट ऑफ स्पीच क्या है बेटा, इंटरजेक्शन है। ये सारे बाहर हो जाएंगे, ये इंटरजेक्शन हो गया। ठीक है, एक्सप्रेशन जब दिखा के एक एक्सक्लेमेटरी मार्क लगा होता है, इसको हम इंटरजेक्शन कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 90th पे आते हैं। 90th देखिए जरा क्या कह रहा है आपसे,
रवि वॉज डिक्लेयर्ड एज द विनर इन द टाई बिकॉज ही हैड हिट द मोस्ट नंबर ऑफ फोर्स एंड सिक्सेस। अब ये बिकॉज यूज हुआ है। अब यहां पे बिकॉज कंजंक्शन है कि ये क्या चीज है, चलिए देखते हैं। कंजंक्शन है, इंटरजेक्शन है। अभी बताया था इंटरजेक्शन के लिए हमारे पास में एक एक्सक्लेमेटरी मार्क चाहिए और एक वर्ड चाहिए, तो ये बाहर हो जाता है। एडवर्ब तो ये नहीं है बिकॉज ये दो फ्रेजेस को ज्वाइन कर रहा है, तो ये कंजंक्शन का काम करेगा। एडवर्ब होता तो ये दो, एक फ्रेज के साथ में एक वर्ड या एक क्लॉज को ज्वाइन कर रहा होता, इसलिए ये एडवर्ब नहीं है। कॉज तो ये है ही नहीं, कॉज का कोई मतलब नहीं है। यहाँ पे क्लॉज हो सकता था बट ये क्लॉज नहीं क्योंकि एक वर्ड का है। सो इट वुड बी ऑप्शन नंबर ए, दैट इज कंजंक्शन। जब दो फ्रेजेस को ज्वाइन करता है कोई तो कंजंक्शन हो जाता है। जब एक फ्रेज के साथ में एक वर्ड को ज्वाइन करता है तब उसे हम एडवर्ब बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 90 वुड गो विद ऑप्शन नंबर ए बेटा। चलिए 90 के बाद में लेट्स गेट टू 91। अब यहां पे आपको स्पेलिंग मिस्टेक्स बतानी है। दो बार से स्पेलिंग मिस्टेक्स के क्वेश्चंस भी आ रहे हैं। सो लेट्स लुक एट दिस कि इसमें स्पेलिंग कौन सी गलत है कौन सी सही है, इसको थोड़ा सा देखेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे विच ऑफ द फॉलोइंग अल्टरनेटिव हैज द करेक्ट स्पेलिंग। अब यहाँ पे बेटा देखिए थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा, क्योंकि आपको कई बार यहाँ पे डायरेक्शंस में ऐसा भी पूछ सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज रॉन्ग, तो आपको अलग अलग स्पेलिंग देगा और आपको बताना होगा गलत कौन सी है, ऐसा भी हो सकता है। तो हर क्वेश्चन का डायरेक्शन पढ़ लें। विच ऑफ द फॉलोइंग अल्टरनेटिव हैज द करेक्ट स्पेलिंग। अब यहाँ पे कंटिन्यूअम की बात करी गई है, इसमें कंटिन्यूअम में WM होता है। सो ऑप्शन नंबर ए में लिखा है CONTINWM। यहां पे देखो NUEM कर दिया, बी बाहर। कंटिन्यूएम में ये गलत कर दिया, कंटिन्यूएम कर दिया यहां पे कंटिन्यूएनियम कर दिया, ये बाहर हो गया। ऑप्शन नंबर ए ठीक है, कंटिन्यूएम की स्पेलिंग ये होती है, W लगाते हैं बेटा। ऐसे ही सेम वैक्यूम की स्पेलिंग भी पूछी जाती है, VACWM होती है वैक्यूम की स्पेलिंग, CC नहीं होता है, कई बार पूछा गया है, ध्यान रख लीजिएगा। ठीक है, चलिए 93 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं, 92 नंबर पे आते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग अल्टरनेटिव्स हैज द करेक्ट स्पेलिंग। अब करेक्ट स्पेलिंग किसकी है इसको देखते हैं। स्ट्रैटेजी लिखा हुआ है यहाँ पे, STRA होता है, यहाँ पे E लिखा है, ये बाहर हो गया। STRE ये भी बाहर हो गया। STRATEGY, स्ट्रैटेजी में TEGY होता है, तो C बाहर, STRATEGY। ऑप्शन नंबर डी है यहाँ पे करेक्ट चॉइस। स्ट्रैटेजी का स्पेलिंग STRATEGY है ना। स्ट्रैटेजी मतलब जो भी आप रणनीति बनाते हो, जो प्लान्स करते हो, उसको स्ट्रैटेजी बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 93 पे चलेंगे। 93 कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग अल्टरनेटिव हैज द करेक्ट स्पेलिंग। कमिश्नर की स्पेलिंग की बात करनी है। देखो कमिश्नर की स्पेलिंग में खास बात यह है कि M चाहिए और SS चाहिए। तो कमिश्नर में यहां पे M तो है लेकिन SS नहीं है, ए बाहर हो जाएगा। बी में M है, फिर से SS नहीं है, बाहर हो जाएगा। सी में M है, SS है, IONER, ये ठीक है, सी वाला ठीक है। डी कह रहा है M ही नहीं है यहाँ पे लेकिन सिर्फ SS है, डी बाहर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी के साथ हम जाएंगे बेटा। ठीक है, चलिए 93 के बाद में लेट्स गेट टू 94th वाला क्वेश्चन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग अल्टरनेटिव्स हैज द करेक्ट स्पेलिंग। अभी देखो ऊपर बात किया था वैक्यूम की, यहीं पे आ गया क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग अल्टरनेटिव्स हैज द करेक्ट स्पेलिंग। इसमें वैक्यूम CU लिखा है, VACWM लिखा है, VSUEM लिखा है, VACM। तो ये देखो D बाहर हो गया, C बाहर हो गया, A बाहर हो गया। कौन सा बच रहा है? ऑप्शन नंबर बी, VACWM वैक्यूम। कई बार आया है, ध्यान रखिएगा इसको। चलो 94th के बाद 95th पे याद करते हैं। 95th कह रहा है सीफोलॉजी की स्पेलिंग कौन सी है। सीफोलॉजी देखो PSEPHOLOGY, बिल्कुल परफेक्ट है, एकदम सही है। सीफोलॉजी ये होता है। PSEFO नहीं होता है, SEPHO नहीं होता है, P से स्टार्टिंग होती है। साइफोलॉजी नहीं होता है, ये सीफोलॉजी, PSEPHOLOGY सीफोलॉजी ये होती है। सो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 95th का करेक्ट चॉइस। 96th नंबर क्वेश्चन पे देखेंगे विच वन ऑफ द फॉलोइंग अल्टरनेटिव्स हैज द करेक्ट स्पेलिंग। अब इसमें न्यूफ्रोलॉजी या नेफ्रोलॉजी की बात यहां पे करनी है। नेफ्रोलॉजी की स्पेलिंग कौन सी करेक्ट है, चलिए देखते हैं। NEUPHRO गलत है, न्यूफ्रोलॉजी नहीं होता है। नेफ्रोलॉजी NEPHROLOGY ठीक लिखा है। NEP नेप्रोलॉजी नहीं होता है, निएप्रोलॉजी भी नहीं होता है, इट इज नेफ्रोलॉजी, NEPHROLOGY। ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएंगे बेटा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 97 पे आते हैं। 97 देखिए ध्यान से। Which one of the following alternatives has the correct spelling? Pseudonym की बात करनी है। अब pseudonym भी सिंपल सा वर्ड है, PSU नहीं होता है, PSEUDONYM। pseudonym ये है, सही है। pseudonym भी नहीं, गलत होता है, और ये SEE से तो बिल्कुल गलत है। ये ऑप्शन नंबर बी सही है, pseudonym की स्पेलिंग। ठीक है, 98th नंबर क्वेश्चन पे देखते हैं। Which one of the following
ऑल्टरनेटिव्स हैज द करेक्ट स्पेलिंग। अब यहाँ पे निमोनिया की स्पेलिंग लिखी गई है, जो निमोनिया जो बीमारी हो जाती है ना, उसकी स्पेलिंग की यहाँ पे बात की गई है। तो देखो निमोनिया की स्पेलिंग कौन सा सही बता रहा है, PNUMONIA। देखो P से स्टार्टिंग तो होती है, लेकिन ये गलत हो गया, यहाँ पे न्यूमोनिया बता दिया। यहाँ पे NEU है तो P से स्टार्टिंग ही नहीं कर रहा है, PNEUMONIA। निमोनिया की स्पेलिंग ये ठीक है, NU से स्पेलिंग नहीं होती है। तो ऑप्शन नंबर सी के साथ हमें जाना पड़ेगा बेटा। चलिए ऑप्शन नंबर सी के साथ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 99 देखिए क्या कह रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑल्टरनेटिव हैज द करेक्ट स्पेलिंग। इसमें रेजिलिएंट की स्पेलिंग आपको बताना है। देखो RESILIENT बिल्कुल सही स्पेलिंग लिखी है, RISILINT। रेसिलिएंट नहीं, रेजिलिएंट, RISILIENT। अब इसमें RI लिख दिया है, RE होता है, और यहां पे रियलिसिएंट लिख दिया है, गलत है। ऑप्शन नंबर ए ठीक है, रेजिलिएंट होना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए के साथ हम जाएंगे बेटा, ठीक है। चलो 99 के बाद में लेट्स गेट टू क्वेश्चन नंबर 100। Which one of the following alternatives has the correct spelling? यहाँ पे सप्लीमेंट्री की बात की है, SUPLEMENTARY। सप्लीमेंट्री में बेटा डबल पी होता है, तो यहाँ पे एक पी का गलती है, एक नंबर बाहर हो जाएगा। SUPPLEMENTARY सप्लीमेंट्री ये ठीक है, MENTERY गलत होता है, SUPPLEMAN सप्लीमेंट्री नहीं होता है, डी गलत है। ऑप्शन नंबर बी सही है, SUPPLEMENTARY सप्लीमेंट्री। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट चॉइस। चलो 100 नंबर के बाद में लेट्स गेट टू क्वेश्चन नंबर 101। अब यहां पे ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस की बात करी जा रही है। ट्रांसफॉर्मेशन थोड़ी सी नई चीज है, फिलहाल अभी तक आपके एग्जाम्स में नहीं देखा गया। 2009 हम 17 से सारे पेपर कर रहे हैं, इसमें थोड़ी सी नई चीज है, कोई बात नहीं, करके देखते हैं इसको, किस तरीके से इसके आंसर्स आ सकते हैं। आप भी साथ साथ में सॉल्व करना, जिससे एग्जैक्टली पता चल पाएगी कैसे आपको इसको ठीक करना है, ठीक है। चलो, विच इज द करेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ द गिवन टू सेंटेंसेस। यहां पे दो सेंटेंस दिए, आपको बताना है कि इसमें से करेक्ट कॉम्बिनेशन कौन सा वाला होगा, ठीक है बेटा। चलो तो यहां पे बात करते हैं हम, द ऑफिसर विल रिटर्न फ्रॉम चाइना ऑन मंडे, यू कैन मीट हिम। अब कह रहा है कि ऑफिसर चाइना से मंडे को आएगा, तुम उनसे मिल सकते हो। यहां पे कौन से वाले वर्ड की जरूरत है, चलो जरा ऑप्शंस को पढ़ लेते हैं, तब इसके बाद में बात करते हैं। यू कैन मीट द ऑफिसर व्हेन ही रिटर्न्ड फ्रॉम चाइना ऑन मंडे। अच्छा, व्हेन ही रिटर्न्ड फ्रॉम चाइना ऑन मंडे इसका गलत जवाब हो गया। यू कैन मीट द ऑफिसर व्हेन ही रिटर्न्ड, जब वो आ गया था चाइना से मंडे को, मतलब अगले मंडे को वो आ गया था, मतलब गलत हो गया। सेकंड देखो, यू कैन मीट द ऑफिसर व्हेन ही विल रिटर्न फ्रॉम चाइना ऑन मंडे। व्हेन के बाद में बेटा हम कभी भी विल, वुड या कोई भी मॉडल नहीं लगा सकते, कोई भी मॉडल नहीं लगा सकते। सो व्हेन ही विल लगाया, मतलब ये सेंटेंस को गलत तरीके से मैच कर दिया। सी देखो, यू कैन मीट द ऑफिसर व्हेन ही रिटर्न्स फ्रॉम चाइना ऑन मंडे, जब वो आएंगे मंडे को चाइना से, तब आप उनसे मिल सकते हो। तो व्हेन के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या कोई भी चीज का हम इंडेफिनिट फॉर्म लगा सकते हैं। तो सी वाला फिलहाल ठीक लग रहा है, डी देखते हैं। द ऑफिसर विल मीट यू व्हेन यू रिटर्न फ्रॉम चाइना ऑन मंडे। इसने तो सेंटेंस का अनर्थ ही कर दिया है ना, चाइना से ऑफिसर आ रहे हैं और ये कह रहा है कि तुम जब चाइना से आओगे, तो भाई मीनिंग भी तो कुछ निकलना चाहिए। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सी सही है। यू कैन मीट द ऑफिसर व्हेन ही रिटर्न्स फ्रॉम चाइना ऑन मंडे। ऑप्शन नंबर सी के साथ बेटा जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 102 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 102 देखिए क्या कह रहा है, विच इज द करेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ द गिवन टू सेंटेंसेस। ही इज हार्ड वर्किंग, ही इज ऑनेस्ट टू। ठीक है, अब यहां पे सही करने के दिखते हैं इसको कि कौन सा वाला सही दे रहा है। ही इज नॉट ओनली हार्ड वर्किंग बट ऑल्सो ऑनेस्ट। अब हमें पता है नॉट ओनली के साथ में पेयरिंग किसकी करते हैं, बट ऑल्सो की, तो यहां पे फिलहाल तो ठीक लिखा हुआ है। बी देखते हैं, ही इज ओनली हार्ड वर्किंग एंड ऑनेस्ट। अब ओनली हार्ड वर्किंग लिख दिया तो एंड ऑनेस्ट का मतलब से गलत हो गया यहाँ पे, तो बी बाहर हो गया। सी देखो, ही इज हार्ड वर्किंग बट ऑनेस्ट टू। ऐसा थोड़ी है कि हार्ड वर्किंग के साथ में लेकिन लगाने की जरूरत है, सी गलत है। डी, ही इज नॉट हार्ड वर्किंग बट ऑल्सो ऑनेस्ट। अब इसने तो सेंटेंस का पूरा मीनिंग ही खराब कर दिया, डी गड़बड़ है। ए की बात करेंगे जिसमें हार्ड वर्किंग को भी मिलाया जा रहा है और हार्ड ऑनेस्टी को भी मिलाया जा रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए के साथ हमें जाना पड़ेगा बेटा। चलो अगला क्वेश्चन नंबर 103 की बात करते हैं। Which is the correct combination of the given two sentences? Parents have been waiting since morning. They want to meet the counselor. The counselor has been waiting to meet the parents since morning. अब इसने सेंटेंस का अर्थ बदल दिया। पेरेंट्स वेट कर रहे थे, काउंसलर से मिलना था, इसने बोला कि काउंसलर वेट कर रही है, पेरेंट्स से मिलना है, मीनिंग चेंज हो गया, गड़बड़ हो गया। बी देखो, पेरेंट्स हैड बीन वेटिंग टू मीट द काउंसलर सिंस द मॉर्निंग। अच्छा ठीक है, चलो कंसिडर कर सकते हैं। सी देखो, पेरेंट्स आर वेटिंग टू मीट द काउंसलर इन द मॉर्निंग।
अब देखो यहाँ पे इन द मॉर्निंग की बात हो गई है ना, इन द मॉर्निंग यहाँ पे गलत है, सी वाला ऑप्शन गलत हो जाएगा। डी देखो, पेरेंट्स हैव बीन वेटिंग सिंस मॉर्निंग टू मीट द काउंसलर। अब यहाँ पे हैड बीन लगाएंगे या हैव बीन लगाएंगे, समझिए बात को ध्यान से। पेरेंट्स हैव बीन वेटिंग का मतलब क्या है, वेट कर रहे हैं। हैड बीन वेटिंग का मतलब क्या होगा, वेट कर रहे थे, अब नहीं कर रहे हैं, तो मतलब इसने सेंटेंस का मीनिंग जो था वो गड़बड़ कर दिया। सो बी हटा के कौन से वाले को प्रेफर करेंगे, ऑप्शन नंबर डी को प्रेफर करेंगे बेटा, ठीक बात है। चलो क्वेश्चन नंबर 103 के बाद में लेट्स गेट टू क्वेश्चन नंबर 104। Which of the following is a correct combination of the given two simple sentences using if clause। अब if के साथ में कौन सा सही बनेगा, देखो यहां पे कंडीशन क्या लगा दी है, if clause के साथ में कौन सा बन पाएगा, ठीक है। तो चलिए पढ़ते हैं। Minchi should have worked hard, she would have cleared the test, ठीक है। If Minchi had worked hard, she would have cleared the test, ठीक है। Had not Minchi worked hard, अब यहां पे not की बात होने लगी तो गलत हो गया, बी बाहर हो गया, देखो बी बाहर। Had not Minchi worked hard, she could not have cleared the test। अब इसने तो पूरा चीज क्लियर ही नेगेटिव में ही क्लियर कर दिया ना, तो बाहर है। सी, इफ Minchi has worked hard, अब बेटा देखो कंडीशनल के हिसाब से यहां पे इफ से जब हम ज्वाइन करेंगे तो या तो हम यहां पे वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाएंगे या फिर हम यहां पे हैड प्लस V3 लगाते हैं, तो हैज इस वजह से गलत हो रहा है, इसलिए सी बाहर कर देंगे। डी, इफ मिंची हैड वर्कड हार्ड शी विल हैव क्लियर द टेस्ट। अब देखो यहां पे बेटा हमने सीखा था कि जब हम कंडीशनल्स में लगाते हैं इफ क्लॉज वाले में तो हमेशा पास्ट मॉडल लगाते हैं, मतलब विड को नहीं लगा सकते, हम वुड लगा सकते हैं। अगर यहां शैल होता तो उसकी जगह हम शुड लगाते, कैन होता तो कुड लगाते और मे होता तो माइट लगाते, इसलिए विल गलत है और इस वजह से ये वाला प्रेफरेंस भी गलत है। ऑप्शन नंबर ए ठीक है। इफ मिंची हैड वर्क, देखो हैड प्लस V3 लगा, हैड वर्कड हार्ड, शी वुड हैव क्लियर्ड द टेस्ट, इट शुड बी ऑप्शन नंबर ए, दैट इज द करेक्ट चॉइस। चलिए 104th में ऑप्शन नंबर ए के साथ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 105 देखिए, यूजिंग द विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट स्टेटमेंट कंबाइनिंग टू स्टेटमेंट्स यूजिंग दो। अब यहां पे दो की बात करनी है। देखो दो कई बार येट से कनेक्ट होता है और कई बार कॉमा लगा के ऐसे भी चल जाता है, तो याद रखो दो का कॉम्बिनेशन हम किससे करते हैं बेटा, या तो येट के साथ लिखा जाता है या तो सिर्फ कॉमा लगा के ये चल जाता है, ठीक है। तो दोनों में से देखते हैं कौन सी चीज यहां पे है। दो ही इज ट्राइंग हिज लेवल बेस्ट, अच्छा पहले सेंटेंस देखते हैं। ही हैज बीन ट्राइंग हिज लेवल बेस्ट टू विन, ही कुड नॉट सक्सीड। अब यहां पे दो ऑपोजिट सेंटेंसेस होते हैं, ये भी ध्यान रखिए। वो अपना बेस्ट ट्राई कर रहा था जीतने का लेकिन वो सक्सीड नहीं हो पाया, एक पॉजिटिव होगा तो एक उसका नेगेटिव या फिर काउंटर पार्ट बता रहा होगा। दो ही इज ट्राइंग हिज लेवल बेस्ट टू विन, ही कुड नॉट सक्सीड, अच्छा लग रहा है ये ए वाला। चलो बी देखते हैं। ही इज ट्राइंग हिज लेवल बेस्ट टू विन, दो ही कुड नॉट सक्सीड, चलो यहां पे ठीक है। सी देखो, दो ही हैज बीन ट्राइंग हिज लेवल बेस्ट टू विन, ही कुड नॉट सक्सीड, दो ही हैज बीन ट्राइंग, यहां पे बोल रहा है दो ही हैज बीन ट्राइंग, तो ये वाला और ज्यादा बेस्ट लग रहा है क्योंकि यहां पे ही हैज बीन ट्राइंग को ही करेक्ट करना था, तो ही इज ट्राइंग यहां से फिलहाल अभी बाहर हो जा रहे हैं, ठीक है। अभी फिलहाल इनको बाहर रखते हैं क्योंकि ये इज के कॉन्टेक्स्ट से बात कर रहे हैं इसलिए इनको बाहर रख रहे हैं, और यहां पे हमें हैज बीन चलाना था तो इज हटेगा और यहां पे हैज बीन वाला फिलहाल प्रेफर्ड है। डी देखो, दो ही हैड बीन ट्राइंग, अब यार हैज बीन और हैड बीन में अंतर होता है। हैज बीन मतलब अभी ट्राई करता जा रहा था और हैड बीन का मतलब है तब करता जा रहा था, तो इसने भी टेंस को चेंज कर दिया है। सी वाले पे जाएंगे, दो ही हैज बीन ट्राइंग हिज लेवल बेस्ट टू विन, ही कुड नॉट सक्सीड, तो देखो येट नहीं लगा, इन्होंने कॉमा लगा के इसको ज्वाइन किया है, तो ऑप्शन नंबर सी के साथ हम करेक्टली चले जाएंगे। चलिए बात करते हैं 106 की। 106 कह रहा है कि आपको जोड़ना है, बताना है कौन सा कॉम्बिनेशन ऑफ द गिवन सेंटेंस सही है यूजिंग रिलेटिव क्लॉज। अब रिलेटिव क्लॉज को जोड़ हमें बताना है कौन सा वाला सेंटेंस सही है। गांधी जी प्रीच्ड पीस, ही इज एन अपोस्टल ऑफ पीस, अच्छा ठीक है, गांधी जी ने प्रीच किया था क्या चीज, पीस या शांति का पाठ किया था, ही इज एन अपोस्टल ऑफ पीस। अब हमको यहां पे इसको जोड़ना है और बताना है कि कौन सा वाला कॉम्बिनेशन इसका सही आ रहा है। गांधी जी हु प्रीच्ड पीस इज एन अपोस्टल ऑफ पीस, ठीक है। अब यहां पे हु क्या है, हु है रिलेटिव क्लॉज, ठीक है। तो हु, गांधी जी हु प्रीच्ड पीस इज एन अपोस्टल ऑफ पीस, ठीक है। गांधी जी प्रीच्ड पीस बिकॉज तो है ही नहीं, यहां पे बी बाहर हो गया। गांधी जी हु प्रीच्ड पीस इज कॉल्ड एन अपोस्टल ऑफ पीस, कॉल्ड यहां पे जबरदस्ती का लग गया है तो सी को प्रेफरेंस नहीं देंगे। गांधी जी इज एन अपोस्टल ऑफ पीस बिकॉज ही प्रीच्ड पीस, देखो बिकॉज का मतलब यहां पे एज अ रिलेटिव क्लॉज नहीं बन पाएगा, ए ऑप्शन के साथ जाएंगे, ऑप्शन नंबर ए ठीक है। गांधी जी हु प्रीच्ड पीस इज एन अपोस्टल ऑफ पीस, चलिए ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट चॉइस फॉर क्वेश्चन नंबर 106। 107 पे आते हैं। Which is the correct combination of the given two sentences? Priya reached the station, the bus left before her. अच्छा ठीक है,
प्रिया स्टेशन पहुंची, बस उसके पहले ही चली गई। व्हेन प्रिया रीच द स्टेशन द बस हैड ऑलरेडी लेफ्ट। बेटा इसमें दो चीजें आपको समझनी पड़ेंगी, एक ही चीज इवन समझनी पड़ेगी। ये अगर एक प्रेजेंट टाइम है, ये एक प्रेजेंट टाइम है और दो पास्ट है, ये पास्ट 1 है और ये पास्ट 2 है, ये पास्ट 2 है। मान लो ये 11 बजे हुआ था सुबह, ये 11 बजे हुआ था, ये हुआ था 12 बजे दिन में, और ये हुआ था दोपहर में 2 बजे। तो अभी दोपहर में 2 बजे मैं रिकॉल करूंगा अगर, तो 12 बजे वाला सबसे करीब का पास्ट होगा और जो 11 बजे हुआ था वो सबसे दूर का पास्ट होगा। जो सबसे करीब का पास्ट होता है वो वर्ब की सेकंड फॉर्म लेता है, और जो सबसे दूर का पास्ट होता है वो अपने साथ में लेता है हैड प्लस V3, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। यहां पे प्रिया बस स्टेशन पहुंच रही है और बस चली जा रही है उसके पहले। तो प्रिया पहुंच रही थी, उसके पहले ही बस चली गई, तो जो बस जाने वाला पॉइंट है ये क्या हो जाएगा, हैड प्लस V3 हो जाएगा, हैड प्लस V3 हो जाएगा, और प्रिया रीच्ड वाला पॉइंट V2 ही रहेगा। ठीक है, तो व्हेन प्रिया रीच्ड द स्टेशन, ये देखो V2 है, द बस हैड ऑलरेडी लेफ्ट, तो हैड और लेफ्ट हो गया, मतलब ये कॉम्बिनेशन ठीक है। बी देखते हैं, व्हेन प्रिया हैड रीच्ड, प्रिया हैड रीच नहीं हो सकता क्योंकि प्रिया पहले पहुंची थी, बस बाद में, बस पहले निकल गई, तो हमको बस वाले के साथ में हैड लेफ्ट लगाना पड़ेगा। सो प्रिया हैड रीच्ड यहां से गलत हो गया। सी देखो, प्रिया रीच द स्टेशन व्हेन द बस ऑलरेडी लेफ्ट, अब यहां पे हैड लेफ्ट नहीं लिखा है तो सी गलत हो गया। डी देखो, व्हेन प्रिया हैड रीच्ड, फिर से यही हैड वाली गलती कर दी है, तो डी बाहर है, ऑप्शन नंबर ए के साथ में जाना पड़ेगा। देखो प्रिया V2 लेगी क्योंकि प्रिया पहले पहुंची थी और बस उससे भी पहले निकल गई थी, इसलिए बस क्या लेगी, हैड प्लस V3। याद रखिए इस रूल पे बेस्ड कई सारी चीजें आपसे पूछी जाती हैं बेटा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 108 पे, विच इज द करेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ द गिवन टू सेंटेंसेस। ही इज टू टायर्ड ही कुड नॉट स्टैंड। अच्छा, बहुत ज्यादा थका हुआ है, वो खड़ा भी नहीं हो सकता है। ही इज सो टायर्ड दैट ही कुड स्कार्सली स्टैंड, ही इज टू टायर्ड एंड कैन नॉट स्टैंड। देखो बेटा, जब हम टू के साथ इसको कंबाइन करते हैं तो टू के साथ में एक टू आगे चाहिए होता है। ये हमने सारी चीजें एडवर्ब्स में पढ़ी थी। ही इज टू के साथ में क्या चाहिए होता है, टू। हमें सो के साथ में क्या चाहिए होता है, दैट चाहिए होता है ना। सो के साथ में दैट को पेयर करते हैं और ये वाले टू के साथ में टू को पेयर करते हैं। तो इस टू के साथ में टू की पेयरिंग है ही नहीं, मतलब बी यहां से गलत हो जा रहा है। सी देखो, ही विल नॉट स्टैंड एंड ही इज वेरी टायर्ड, कोई मतलब नहीं बन रहा, सेंटेंस को बहुत लंबा कर दिया फालतू। ही इज सो टायर्ड दैट ही कुड नॉट बी स्टैंडिंग। अब कुड नॉट बी स्टैंडिंग लिखा है और यहाँ पे कुड नॉट स्टैंड लिखा है, तो कुड नॉट बी स्टैंडिंग गलत लिखा है यहाँ पे, इसके लिए हम ए वाला जाएंगे। ही इज सो टायर्ड, देखो सो की पेयरिंग किससे किया है, दैट से किया है। ही इज सो टायर्ड दैट ही कुड स्कार्सली स्टैंड। स्कार्सली का मतलब है मुश्किल से खड़ा हो सकता था या नहीं खड़ा हो सकता था, तो ऑप्शन नंबर ए के साथ जाना पड़ेगा, तभी इसको सही माना जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 109 की बात करते हैं। Which is the correct combination of the given two sentences? The teacher entered the classroom, all students stopped talking. ठीक है, no sooner did the teacher enter the classroom then the students stopped talking. अच्छा, no sooner के साथ में than की पेयरिंग होती है, बिल्कुल सही लिखा है। No sooner did the teacher enter the classroom then the students stopped talking, ये मुझे लगता है सही है। B देखो, as soon as the teacher entered the classroom all students were asked to stop talking। अब किसी ने बोला नहीं था यार, were asked to stop talking, ये गलत है, ये जबरदस्ती का ऐड कर दिया, B बाहर। C देखो, all students stopped talking as the teacher enters the classroom। अब यहाँ पे entered लिखा है, यहाँ पे enters the classroom लिखा है, मतलब एक आदत बता दी, C बाहर। डी देखेंगे, नो सूनर डिड द स्टूडेंट स्टॉप टॉकिंग देन द टीचर एंटर द क्लासरूम। अब इसने इस सेंटेंस को बिल्कुल उल्टा कर दिया, तो डी भी बाहर है। ऑप्शन नंबर ए ठीक है, जैसे ही टीचर क्लासरूम में एंटर हुई स्टूडेंट्स ने तुरंत बात करना बंद कर दिया। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट चॉइस फॉर क्वेश्चन नंबर 109 बेटा। चलिए क्वेश्चन नंबर 110 पे आते हैं। Which one of the following is the correct statement of the combination of the two sentences given below using whereas? अब whereas का मतलब यहाँ पे कैसे फिट हो रहा है, चलिए देखते हैं। सो क्वेश्चन है हमारा, काव्या इज इंटरेस्टेड इन रीडिंग बुक्स, हर सिस्टर शोज इंटरेस्ट इन आउटडोर गेम्स। ठीक है, काव्या का इंटरेस्ट किस चीज में है, रीडिंग बुक्स में है, जबकि उसकी जो बहन है वो आउटडोर गेम्स में इंटरेस्टेड रहती है। वेयर एज का मतलब होता है जबकि, वेयर एज का मतलब होता है जबकि, है ना। जैसे हमने बोला कि मुझे ये पेन पसंद है जबकि मेरे भाई को मोबाइल पसंद है, तो जबकि को हम वेयर एज से डिनोट करते हैं। देखते हैं कौन सा वाला ऑप्शन सही बताता है। ए देखो, काव्या इज इंटरेस्टेड इन रीडिंग बुक्स वेयर एज हर सिस्टर्स इंटरेस्ट इज आउटडोर गेम्स। बहुत अच्छा लिखा है, काव्या इज इंटरेस्टेड इन रीडिंग बुक्स वेयर एज हर सिस्टर इज नॉट इंटरेस्टेड इन इट। अब यहाँ पे आउटडोर गेम्स की बात को एक्सक्लूड कर दिया इन्होंने, इसलिए बी गलत है। सी देखो, काव्या इज इंटरेस्टेड इन रीडिंग वेयर एज हर सिस्टर्स इंटरेस्टेड इन आउटडोर गेम्स। अब रीडिंग का मतलब यहाँ पे रीडिंग बुक्स को मिस कर दिया बेटा, तो इसको थोड़ा सा हटाएंगे, प्रेफरेंस नहीं देंगे।
डी देखते हैं, काव्या इज इंटरेस्टेड इन रीडिंग बुक्स वेयर एज हर सिस्टर्स इंटरेस्ट इज टू प्ले आउटसाइड। अब यहाँ पे आउटडोर गेम्स खेलने की बात हो रही है, यहाँ पे प्ले आउटसाइड की बात हो रही है, तो एक्स्ट्रा वर्ड्स और ऊट पटांग तरीके हम हटाते हैं हमेशा। काव्या इज इंटरेस्टेड इन रीडिंग बुक्स वेयर एज हर सिस्टर्स इंटरेस्ट इज आउटडोर गेम्स। अब यहाँ पे एग्जैक्टली उन्हीं बातों को कहा गया है, इसीलिए हम ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं बेटा। ठीक है, बाहर खेलना और आउटडोर गेम्स में इंटरेस्ट होना दो अलग अलग चीजें होती हैं। क्या पता कोई मोबाइल ले जाके बाहर खेल रहा हो तो आउटडोर गेम थोड़ी मानने लगेंगे मोबाइल गेम को, राइट? तो इस हिसाब से हम उन्हीं चीजों को कनेक्ट करते हैं जो चीजें एग्जैक्टली दी होती हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 111 पे आते हैं। ठीक है, रिपोर्टेड स्पीच की बात करनी है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट ऑलरेडी बहुत सारे क्वेश्चंस हमने किए हुए हैं, तो चलो इनको भी निपटा देते हैं। डायरेक्शंस पढ़ते हैं। इन दिस सेक्शन डायरेक्ट स्पीच सेंटेंसेस आर गिवन एंड यू आर रिक्वायर्ड टू फाइंड द करेक्ट indirect speech sentence of the case of the same. Choose the correct response A, B, C और D and indicate on the answer sheet. अब यहाँ पे आपको डायरेक्ट सेंटेंसेस दिए हुए हैं, मतलब आपको कॉमा के अंदर वाले सेंटेंसेस दिए हैं, आपको 4 ऑप्शंस दिए हैं, बताना है आपको कौन से वाले में इसका इनडायरेक्ट फॉर्म सही तरीके से लिखा है। ये बड़ा आसान होता है, गोल्डन रूल्स हमने सीखा था कि किस तरीके से इनको हम आसानी से कर सकते हैं बेटा। तो चलिए पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 111 और देखते हैं कौन सा आंसर इसका करेक्ट होगा। राहुल सेड टू हिज टीचर, मैडम व्हाट इज द वे टू सॉल्व द क्वेश्चन। ठीक है, अब यहां पे देखो, पहले हम तो यहीं से ही एलिमिनेशन शुरू कर देते हैं। राहुल सेड टू हिज टीचर, अब टीचर से राहुल कहेगा कि पूछेगा, तो यहां पे राहुल क्या हो जाएगा, सेड टू हिज टीचर में जो सेड या टोल्ड होता है वो सब बाहर कर देते हैं। देखो टोल्ड बाहर हो जाएगा और यहाँ पे ये दो ऑप्शंस तो बाहर हो गए, सी बच रहा है और ए बच रहा है। तो देखो बेटा, जब भी क्वेश्चन ऐसा आता है हम हमेशा चीजों को एलिमिनेट करते करते चीजें आगे बढ़ाते हैं। तो राहुल टोल्ड टू हिज टीचर गलत हो गया। अब यहाँ पे आज सही है, आज हिज टीचर और आज टू हिज टीचर। अब राहुल आज टू हिज टीचर या आज हिज टीचर, अब राहुल अपनी टीचर से पूछेगा ना, राहुल आज टू हिज टीचर थोड़ी होता है, सी बाहर हो गया, ऑप्शन नंबर ए ही बच रहा है। रीड कर लेते हैं, राहुल आज हिज टीचर वेदर द What the way to solve the question was। अब क्या क्वेश्चन था, देखो यहाँ इज लिखा है तो यहाँ पे was हो जाएगा ये। ठीक है, तो इस हिसाब से ऑप्शन नंबर ए सही कन्वर्ट कर रहा है। इट वुड बी ऑप्शन नंबर ए दैट गेट्स एज द करेक्ट चॉइस। लेट्स गेट टू क्वेश्चन नंबर 12। देखिए, he said to his friend could you please close the door। अब यहां पे देखो यार, अब अपने दोस्त से कहा जा रहा है, अब ये रिक्वेस्टेड लिखा है, रिक्वेस्टेड ऑर्डर्ड या वांटेड। ही वांटेड नहीं कर सकते हैं हम, ही ऑर्डर्ड भी नहीं कर सकते हैं, दोस्त को ऑर्डर थोड़ी कर सकते हैं। ऐसे बोल सकते हैं ना, भाई प्लीज जरा सा डोर बंद कर देना, या भाई प्लीज डोर बंद कर दो। तो यहाँ पे रिक्वेस्टेड हो जाएगा, सॉर्ट ऑफ रिक्वेस्ट है। आप देखो एकदम ऐसे भाई भाई प्लीज दरवाजा बंद कर दो ऐसा भी नहीं बोलते हैं। सो ये पोलाइट वाला रिक्वेस्ट है, तो यहां से ऑर्डर्ड और वांटेड तो बाहर हो जाएगा। सो ही रिक्वेस्टेड हिज फ्रेंड टू क्लोज द डोर, ही रिक्वेस्टेड हिज फ्रेंड टू प्लीज क्लोज द डोर। अब देखो बेटा, रिक्वेस्टेड ऑलरेडी आ चुका है तो प्लीज यहां पे फिर नहीं लगाएंगे, नहीं तो ये गड़बड़ करेगा। इट वुड बी ऑप्शन नंबर ए, रिक्वेस्टेड हिज फ्रेंड टू क्लोज द डोर। ऑप्शन नंबर ए के साथ में फिर से हमको चलना पड़ेगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 113 पे आने की बारी है। राज सेड टू शीला द सन राइजेस इन द ईस्ट। अब देखो, हमको मालूम है कि जो भी चीज यूनिवर्सल ट्रूथ होती है उसको कभी हम चेंज नहीं करते हैं। ठीक है, तो हम बात करते हैं कि अब इसको कैसे करा जा सकता है। अब यहां पे राज टोल्ड शीला है, राज टोल्ड शीला, राज आज शीला, राज सेड टू शीला। अब देखो बेटा, इसमें कौन सा वाला बाहर कर सकते हैं, सीधी सी बात है, यहां पे हम आज शीला नहीं करेंगे क्योंकि राज खुद बता रहा है। राज सेड टू शीला की बात नहीं करेंगे क्योंकि राज कुछ कह नहीं रहा है, राज उसको बता रहा है। तो राज सेड टू शीला की जगह पे हम क्या लिखेंगे, राज टोल्ड शीला की बात हम करेंगे। सो ए और बी बचते हैं हमारे पास में, जो आंसर की तरह हमारे एक्सक्यूज मी हो सकते हैं। तो हमारे पास में दो ऑप्शन बच रहे हैं, राज टोल्ड शीला दैट द सन रोज इन द ईस्ट, राज टोल्ड शीला दैट द सन राइजेस इन द ईस्ट। अभी सीखा था, तो यूनिवर्सल ट्रूथ होता है उसको चेंज नहीं कर सकते हैं। तो यहां पे देखो, सन रोज इन द ईस्ट, रोज क्या हो गया, राइज रोज राइजन, वर्ब की सेकंड फॉर्म, वर्ब चेंज कर दिया, गलत हो गया। ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएंगे, राज टोल्ड शीला दैट द सन राइजेस इन द ईस्ट। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर चॉइस। चलो 113 के बाद लेट्स गेट टू 114 नंबर वाला क्वेश्चन। देखो ध्यान से, 114 क्या कह रहा है, नवनीता सेड टू हर फ्रेंड्स व्हाट अ सिंटिलेटिंग ब्यूटी इट इज। ठीक है, नवनीता ने अपनी फ्रेंड से कहा कि कितना सुंदर नजारा है, या व्हाट अ सिंटिलेटिंग ब्यूटी इट इज। अब हम क्या कर सकते हैं इस वाले में, चलिए जरा सा पढ़ के देखते हैं। नवनीता टोल्ड टू हर फ्रेंड्स, नवनीता एक्सक्लेम्ड टू हर फ्रेंड्स, नवनीता आस्क्ड या एक्सक्लेम्ड। देखो बेटा, यहां पे देखो ब्यूटी कितनी सुंदर है, अब यहां पे एक्सक्लेमेटरी मार्क आ रहा है, यानी कि मुझे टोल्ड और आस्क्ड वाले से छुटकारा चाहिए। तो यहां पे दो ऑप्शंस तो हमें ऐसे ही छुटकारा दे देते हैं, ए बाहर हो जाता है और हमारे पास में सी बाहर हो जाता है। अब एक्सक्लेमेशन मार्क आ रहा है तो एक्सक्लेम्ड लिखते हैं हम जनरली। ठीक है, तो
नवनीता एक्सक्लेम्ड, ये दोनों ठीक है। अब यहाँ पे टू हर फ्रेंड्स व्हाट अ सेंटिलेटिंग ब्यूटी इट वाज, और यहाँ पे टू हर फ्रेंड्स दैट इट वाज अ सेंटिलेटिंग ब्यूटी। अब इसको हम कौन सा कर सकते हैं, व्हाट अ सेंटिलेटिंग ब्यूटी इट इज, ये कह रहा है व्हाट अ सेंटिलेटिंग ब्यूटी इट वाज, और ये कह रहा है that it was a scintillating beauty। अब exclaim to her friends that it was a scintillating beauty, हम exactly वही इमोशन अगर यहां पे लिखेंगे तो फिर से हमें एक्सक्लेमेटरी मार्क चाहिए होगा, इसलिए बी को प्रेफर ना करके हम डी वाले ऑप्शन पे जाएंगे ताकि ये क्वेश्चन बिना एक्सक्लेमेशन मार्क का भी सही होगा, इसलिए ऑप्शन नंबर डी है यहां पे हमारी प्रेफरेंस। चलिए 115 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। हाँ, यहां पे द कैप्टन सेड टू द सोल्जर्स मार्च फॉरवर्ड एंड एम एट द पीक ऑफ द हिल टुडे। ठीक है, अब कैप्टन जो है वो सोल्जर से क्या करेगा बेटा, कैप्टन क्या करेगा, सोल्जर को ऑर्डर करेगा। तो यहां पे एक तो बेसिक चीज हो गई कि जो ऑर्डर के अलावा वाले हैं उनको हम बाहर कर देते हैं। देखिए जरा ध्यान से, अब यहां पे ऑर्डर के अलावा देखो रिक्वेस्टेड है, ए बाहर हो गया, क्या बच रहा है, टोल्ड द सोल्जर्स, ये भी बाहर हो गया। अब कैप्टन ऑर्डर करेगा, दो ऑप्शन है ऑर्डर्ड वाले, सो द कैप्टन ऑर्डर द सोल्जर्स टू मार्च फॉरवर्ड एंड एम एट द पीक ऑफ द हिल टुडे, और यहां पे लिखा द कैप्टन ऑर्डर द सोल्जर्स टू मार्च फॉरवर्ड एंड एम एट द पीक ऑफ द हिल दैट डे। हमने क्या सीखा था, टुडे को हम किस में चेंज कर देते हैं बेटा, दैट डे में चेंज कर देते हैं, तो बी वाला बाहर होता है यहां पे, क्योंकि टुडे लिखा हुआ है, दैट डे को प्रेफरेंस देंगे, इट वुड बी ऑप्शन नंबर सी विच गेट्स एज द करेक्ट चॉइस। ठीक है, चलो 115 ठीक है, यहां पे हो गया। अब बात करना है 116 नंबर क्वेश्चन की, 116 नंबर क्वेश्चन। देखिए, What were you, where were you last evening? Said the lady to her maid. तुम कहां थी कल शाम, लेडी ने अपनी मेड या जो नौकरानी होती है उनसे पूछा। ठीक, कौन सा वाला ऑप्शन ले सकते हैं, ध्यान से समझिए इसको। द लेडी आस्क्ड, आज टोल्ड। देखो टोल्ड तो यहां से बाहर होता है, तो डी वाला ऑप्शन बाहर हो गया, क्योंकि ये पूछ रही है तो यहां पे इसको पूछा जाएगा, है ना। लास्ट इवनिंग यहां पे लिखा है, तो लास्ट इवनिंग के लिए हमारे पास में क्या लास्ट इवनिंग ही लिख सकते हैं या फिर कुछ और वर्ड्स होते हैं। देखो बेटा, हम यहां पे लास्ट इवनिंग को लास्ट इवनिंग तो नहीं लिख सकते हैं, प्रीवियस इवनिंग या इवनिंग बिफोर ऐसा कुछ लिखेंगे तब चलेगा। लास्ट इवनिंग एग्जैक्टली ऐसा नहीं रहेगा, तो लास्ट इवनिंग वाला देखो यहां पे बी ऑप्शन बाहर हो जाता है, ये प्रीवियस इवनिंग है और यहां पे भी द इवनिंग बिफोर लिखा हुआ है, तो कौन से वाले के साथ चलेंगे, चलो बाकी सारी चीजों को देख के समझते हैं। द लेडी आस्क्ड हर मेड वेयर शी हैड बीन द प्रीवियस इवनिंग, ये कह रहा है द लेडी आस्क्ड हर मेड वेयर हैड शी बीन द इवनिंग बिफोर। ठीक है, अब यहां पे शी हैड बीन या वेयर हैड शी बीन, अगर हम बेटा ये वाला फॉर्म यूज करते हैं, सी वाला फॉर्म अगर हम यूज करते हैं तो ये क्वेश्चन बनाने लग गया। सो वेयर हैड शी बीन लिखेंगे तो ये क्वेश्चन बन रहा है, जो नहीं बना सकते इट वुड बी इस तरीके वाला। सो वेयर शी हैड बीन द प्रीवियस इवनिंग लगाना पड़ेगा, इसलिए ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएंगे। यहां पे देखो वेयर वर यू लास्ट इवनिंग को हम चेंज कर देंगे वेयर शी हैड बीन द प्रीवियस इवनिंग, तो ऑप्शन नंबर ए के साथ में हम चल लेंगे। चलिए नेक्स्ट 117 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 117 देखो क्या कह रहा है। Those who sowed the seeds last season will reap the harvest this season, said the leader to her followers। अब लीडर भाई साहब ने अपने फॉलोअर्स से ये बोला है कि जिन्होंने लास्ट ईयर बीज बोई थी या फिर लास्ट ईयर जो मेहनत करी थी, इस साल उसका फल उनको मिलेगा। तो अब यहां पे द लीडर सेड टू हर फॉलोअर्स, एड्रेस्ड या एडवाइज्ड, कौन से वाले के साथ जा सकते हैं, यहां पे एड्रेस्ड है, एडवाइज्ड है। देखो अब यहां पे अपने फॉलोअर से कह रहा है द लीडर, दोज हु सोड द सीड्स लास्ट सीजन विल रीप द हार्वेस्ट दिस सीजन, सेड द लीडर टू हर फॉलोअर्स। अब फॉलोअर्स से जो ये वो सेड वाली बात नहीं आएगी, तो ये ए तो यहां से बाहर हो जाएगा। ठीक है, एड्रेस्ड है और एडवाइज्ड है। अब ये एडवाइस नहीं दे रहा है क्योंकि ये सीधी सीधी बात बताई जा रही है, कोई एडवाइस नहीं है यहां पे। सो बी और सी यहां पे हमारे पास में बच रहे हैं, जिसमें एड्रेस्ड है। ठीक है, तो द लीडर एड्रेस्ड हर फॉलोअर्स that those who have sown the seeds the previous season would reap the harvest this season। और ये क्या कह रहा है, the person who had sown, यहां पे who have sown लिखा है, यहां पे who had sown लिखा है, the seeds the previous season would reap the harvest that season। ठीक है, अब यहां पे this season को हम किस में कन्वर्ट कर देते हैं बेटा, this season को कन्वर्ट करते हैं that season में, this को हम that कर देते हैं। दूसरी बात है जब यहां पे who sowed the seeds last, अब ये जो sowed है ये क्या है, वर्ब की सेकंड फॉर्म है। जब वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है उसको किसमें चेंज कर देते हैं, had प्लस V3 में चेंज कर देते हैं, had प्लस V3 में चेंज करते हैं। तो 2 में क्या कह रहा है, have प्लस V3 में कर रहा है, तो do बाहर हो गया। ये क्या कह रहा है, had प्लस V3, मतलब ऑप्शन नंबर सी ठीक है। तो हमें अल्टीमेटली करना क्या है, एक तो पहले इमोशन जानना है कि क्या कहा जा रहा है वहां पे, उस हिसाब से एड्रेस्ड हो जाएगा, एडवाइज्ड हो जाएगा या सेड हो जाएगा।
एक पता ये चल गया। दूसरा, वर्ब को चेंज करते हुए हम फटाफट अपने आंसर पे एग्जैक्टली पहुंच सकते हैं। तो बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है यहाँ पे कि एग्जैक्टली हम क्या करें। इसको आप थोड़ा सा ट्रिक्स यूज करेंगे तो फटाफट आपके सामने आंसर्स की तरह आते रहेंगे बेटा। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 नंबर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, ही सेड टू हिज मैनेजर, कुड यू प्लीज पास द बिल दिस वीक। अब उसने अपने मैनेजर से कहा कुड यू प्लीज पास द बिल दिस वीक। अब यहाँ पे टोल्ड, रिक्वेस्टेड, ऑर्डर्ड या रिक्वेस्टेड आएगा। देखो ये तो कॉमन सेंस से हमें पता चल रहा है कि यहाँ पे टोल्ड और ऑर्डर्ड तो नहीं आ सकता, क्योंकि मैनेजर से बात हो रही है तो टोल्ड और ऑर्डर्ड तो नहीं आएगा। रिक्वेस्टेड आ गया, ही रिक्वेस्टेड हिज मैनेजर टू पास द बिल दैट वीक, ही रिक्वेस्टेड हिज मैनेजर टू पास द बिल दिस वीक। अब देखो यहाँ पे दिस वीक को हमें क्या करना होता है बेटा, चेंज करना होता है। तो दिस वीक का दिस वीक तो नहीं होगा, बाहर हो गया ऑप्शन नंबर बी, ही रिक्वेस्टेड हिज मैनेजर टू पास द बिल दैट वीक हो जाएगा। ठीक है, बहुत आसान सा क्वेश्चन था, इट वुड बी ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 119 की तरफ रुक करते हैं। देखिए 119, The village chief said to the villagers, all of us need to adopt new regulations. We will protect our earth forever. अच्छा, अब विलेज के चीफ ने विलेजर से कहा कि हमको ऐसा सा करना है। अब ऑर्डर्ड है, टोल्ड है, वांटेड है और टोल्ड है। इसके साथ हम कौन सा वाला ले सकते हैं बेटा, थोड़ा सा अगर हम ध्यान से देखेंगे तो ये क्या कह रहा है, द विलेज चीफ सेड टू द विलेजर्स की बात कर रहा है। और यहां पे एक टाइप ऑफ सजेशन की बात करी जा रही है कि अब ऑल ऑफ अस नीड टू अडॉप्ट न्यू रेगुलेशंस, वी विल प्रोटेक्ट आवर अर्थ फॉरएवर। हमको नए नए रेगुलेशंस लेने पड़ेंगे और अब हमको अपनी अर्थ को प्रोटेक्ट करना ही पड़ेगा। तो यहां पे ऑर्डर्ड लिखा है, टोल्ड लिखा है, वांटेड लिखा है और टोल्ड लिखा है। देखो बेटा यहां पे ऑर्डर तो नहीं कर रहा है यहां पे कोई भी, तो ए वाले को हटाएंगे ऑर्डर वाले कॉन्टेक्स्ट में, और यहां पे लिखा है वांटेड और यहां पे लिखा है टोल्ड और इधर भी लिखा है टोल्ड। चलो एक ऑप्शन यहां से हट रहा है, दैट इज ऑर्डर्ड। अब बी सी डी को देखते हैं, इसमें से कौन सा वाला सही निकल रहा है। द विलेज चीफ टोल्ड द विलेजर्स that all of them need to adopt new regulations and they will protect their earth forever and they will protect, तो we will protect जो लिखा हुआ है वो गलत हो जाएगा, क्योंकि will का चेंज हमें would में करना होता है, तो will को यहां से बाहर निकाल देंगे। तो ऑप्शन नंबर बी भी यहां पे बाहर हो चुका है। ठीक है, सी देखो, द विलेज चीफ वांटेड द विलेजर्स नीडेड टू अडॉप्ट new regulations and they would protect their earth forever. The village chief wanted the villagers needed to adopt. यहीं पे सेंटेंस का कंस्ट्रक्शन ही गलत हो गया, सेंटेंस का कोई मीनिंग नहीं निकल पा रहा है। तो सी भी बाहर है, बी भी बाहर है, ए भी बाहर है। लेट्स रीड डी। The village chief told the villagers that all of them needed to adopt, all of them, देखो wanted the villagers needed, ये कंस्ट्रक्शन गलत है, that all of them needed to adopt। अब यहां पे ये चीज को सही तरीके से लिखा गया है, all of them needed to adopt new regulations and they would, देखो will को हमने would में चेंज किया है, protect their earth forever। अब ये ठीक है, ऑप्शन नंबर डी के साथ हम जाएंगे बेटा। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन आई गेस, क्वेश्चन नंबर 120 पे बात करते हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन देखिए जरा ध्यान से, कह रहा है द ग्रैंडफादर सेड टू द बेबी मे यू लिव लॉन्ग विद ऑल गुड थिंग्स ऑफ लाइफ। अब यहाँ पे ग्रैंडफादर, यहाँ पे सेड लिखा हुआ है, यहाँ पे ब्लेस्ड है, आस्ड है, वांटेड है और ब्लेस्ड है। अब जब हम कभी ऐसा कर रहे हैं कि भगवान करे तुम हमेशा बहुत लंबी उम्र जियो, या भगवान करे तुम्हारे साथ सब कुछ अच्छा अच्छा हो, तो अल्टीमेटली हम ब्लेस कर रहे हैं उस बच्चे को, है ना। यहाँ पे आस्ड और वांटेड लिखा है, तो ये दोनों तो बाहर हो जाएंगे। वांटेड नहीं लगा सकते क्योंकि भगवान थोड़ी है खुद वो, तो बी और डी, बी और सी तो बाहर है, ए बचता है और डी बचता है। चलिए देखते हैं कौन सा सही आंसर दे रहा है। द ग्रैंडफादर ब्लेस्ड टू द बेबी विद अ लॉन्ग लाइफ एंड ऑल गुड थिंग्स ऑफ लाइफ। ये कह रहा है द ग्रैंडफादर ब्लेस द बेबी दैट शी वुड लिव लॉन्ग विद ऑल गुड थिंग्स ऑफ लाइफ। ठीक है, अब यहां पे देखो, मे यू लिव लॉन्ग विद ऑल गुड थिंग्स ऑफ लाइफ। द ग्रैंडफादर ब्लेस्ड टू द बेबी, ब्लेस्ड टू द बेबी नहीं होता है बेटा, ब्लेस्ड द बेबी होता है। टू यहाँ पे तब हम यूज करते हैं जब हम किसी से बात कर रहे होते हैं, है ना। तो यहाँ पे द ग्रैंडफादर ब्लेस द बेबी दैट शी वुड लिव लॉन्ग विद ऑल गुड थिंग्स ऑफ लाइफ। इट वुड बी ऑप्शन नंबर डी दैट गेट्स एज द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 120। ठीक है, तो आज के इतने ही क्वेश्चंस थे, पेपर खत्म है। नेक्स्ट सेशन में करेंगे 2020 का नेक्स्ट वाला सेट। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, पढ़ाई अच्छे से कर दे चलिए, और सेशन पसंद आया तो लाइक जरूर करिएगा। थैंक यू।